इंटरव्यू। आप सभी ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू देखा होगा, कभी किसी हीरोइन का देखा होगा, आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो कभी किसी ना किसी क्रिकेट सेलिब्रिटी का देखा होगा, अनुष्का विराट का देखा होगा, किसी का इंटरव्यू तो देखा होगा ना। अब दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरफ जो इंटरव्यू को पढ़ रहा है ना, हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग, और एक तरफ जो इंटरव्यू को दे रहा है, तो अब उनका क्या नजरिया है। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज। बारी हमारे पहले क्वेश्चन की, यहाँ पर लिखा भी हुआ है भैया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पहले अपने कलम को विश्राम देंगे, उसके बाद करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं तो दुर्राटे काट के चलूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। और आज के इस वन शॉट वीडियो में आप देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है द इंटरव्यू, रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। फिलहाल सबसे पहले बात है द इंटरव्यू। आप सभी ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू देखा होगा, कभी किसी हीरोइन का देखा होगा, आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो कभी किसी ना किसी क्रिकेट सेलिब्रिटी का देखा होगा, अनुष्का विराट का देखा होगा, किसी का इंटरव्यू तो देखा होगा ना। तो किस तरीके से इंटरव्यू के बारे में लोग सोचा करते थे, स्पेशली सेलिब्रिटीज पहले के समय की, और आज इंटरव्यू को लेकर के क्या धारणाएं हैं, किस तरीके से हम इसको लेते हैं, कैसे हमारा समाज लेता है, कैसे इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको किसी के अंदर से सच्चाई उगलवानी है तो इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल हो सकता है, रोल ऑफ मीडियम हो सकता है ना, जो आपसे सच्चाई निकलवा सकता है ना, इन दिस बिगेस्ट फॉर्म। तो आप बहुत कुछ सीखने वाले इस चैप्टर में, और मैं आपको दावा करके कह रहा हूं बेटा, ये वन शॉट आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा आपके बोर्ड्स 2024 एग्जाम में। 2024 में नहीं तो 2025 में, 26 में, 27 में, जब के लिए भी आप देख रहे हो, जब तक यही सिलेबस रहने वाला है, तब तक ये वीडियो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। मेरा वन शॉट यानी कि तगड़ा होने वाला है, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एक एक शब्द में समझाऊंगा, आपको थीम समझाऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का, अबाउट द ऑथर बताऊंगा, क्योंकि कई बार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे अबाउट द ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले आते हैं, एंड आप उन्हें भी टैकल कर पाओगे, आप उन्हें भी कैटर कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द इंटरव्यू। आप मेरा बताने का तरीका जानते हो, ये वन शॉट है, आप जान चुके हो, मैं आदित्य भैया हूं, ये भी आप जानते हो आई थिंक। तो चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है भैया, किसी से पूछना कुछ सवालों को, और वो जब आपको बताए तो ये एक प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। आपने कभी ना कभी यूपीएससी का इंटरव्यू देखा होगा, आजकल तो कई सारे पॉडकास्ट चल गए हैं, है ना, जो लोग इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, वो अपने आकर के ज्ञान बताते हैं, है ना, काफी कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो इंटरव्यू एक बड़ा मीडियम है हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। और लिखा किसने इस चैप्टर को? चैप्टर को लिखने वाले व्यक्ति हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन नहीं है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अबाउट द ऑथर। अब ये जो भाई साहब हैं, क्योंकि जरूरी ये है, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो उसके ऑथर के बारे में जानें। ऑथर के बारे में क्यों जानना है भैया? ऑथर के बारे में इसलिए जानना है ताकि आप मेंटालिटी पढ़ सकें उस व्यक्ति की, आखिरकार ये लिखने के पीछे क्या रहा होगा, और क्या वो व्यक्ति जिसने इतना प्यारा चैप्टर लिखा है द इंटरव्यू, क्या वो इंटरव्यू लिखने लायक था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया क्या उन्हें योग्य बनाता है एक चैप्टर लिखने के लिए जो कि इंटरव्यू है। तो जानते हैं इनके बारे में। इनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। 1959 में इनका जन्म हुआ, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए जानना। नाम याद रखना, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। फिर से बोलो, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। चैप्टर द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। चैप्टर द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्या कर रहे हो, बार बार करके क्या होगा? बार बार करके तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम ऐसे एक वीडियो को देखने के बाद कितनी बार इस चैप्टर के सामने आने वाले हो। एक ही बार अगर आए हो तो ढंग से आ जाते हैं इसके सामने, ढंग से इसको पढ़ लेते हैं, क्लियर करते हैं सारे डाउट्स। अब आगे बढ़ते। वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। किसके स्टूडेंट थे? ये हिस्ट्री के स्टूडेंट हुआ करते थे, यानी कि इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है जी। एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। कहां पर पढ़े भैया? पीटर हाउस कैम्ब्रिज में। ही वॉज अ रिपोर्टर। और ये काम क्या करते थे? ये एक रिपोर्टर का काम करते थे। दूसरी बात, पहली बात, इन्होंने हिस्ट्री से अपनी क्या कर रखी है भैया, इन्होंने हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, उसके बाद ये रिपोर्टर का काम करते थे। कहां पर करते थे? प्राइवेट आई, एक संस्था का नाम है प्राइवेट आई, फॉर 10 ईयर्स। अब जैसे कि आपने देखा अंजना ओम कश्यप जी है जो कि आज तक के लिए इंटरव्यू लेती हैं, या फिर आज तक में रिपोर्टर है, वैसे ही आप सौरभ द्विवेदी जी को देखेंगे ललन टॉप में, ऐसे ही कई सारे हैं, है ना, फ्रैंक राजम परेरा, है ना, राज्यसभा टीवी में। फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक इन्होंने क्या किया भैया? इंटरव्यूज लिए हैं। जो व्यक्ति 10 साल तक रिपोर्टर रहा हो, और रिपोर्टर्स जो होते हैं कई सारे नेताओं के, कई सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेते हैं, इसीलिए ये इतने योग्य सुयोग्य हैं कि ये लिख सकते हैं इतने प्यारे से चैप्टर द इंटरव्यू को। एंड हैज रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर। वैनिटी फेयर एक और संस्था होगी जिसके लिए उन्होंने फीचर्स लिखे हुए हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, किस किताब का एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश। जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं किस किताब का अंश है? तो ये अंश है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। किस किताब का? इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। याद रखेंगे, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। चलिए नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। आपने इनके बारे में जान लिया, आप इनकी फोटो देख रहे हैं मेरे लेफ्ट में। आगे बढ़ेंगे, द इंटरव्यू। अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर का, पढ़ते हैं। द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम हिज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। इन दिस, इस किताब में क्या बात करते हैं? ही टॉक्स अबाउट वेरियस ऑप्शंस
सॉरी, वेरियस ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। एक इंटरव्यू को लेकर के लोगों के क्या विचार हैं, क्या उनके मन में भावनाएं हैं, ये बात करेंगे। इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं इसके, किसके, इंटरव्यू के। साथ ही साथ मेथड्स क्या क्या होते हैं, एंड मेरिट्स यानी कि क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरव्यू के, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, इंटरव्यू कंडक्ट कराने के पीछे रीजन क्या है, इंटरव्यू कंडक्ट करने से क्या मिलता है। यू विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके लिए। It also consists of an excerpt from an interview with the infamous writer Umberto Eco। और एक बहुत ही फेमस राइटर थे जिनका नाम है अम्बर्टो इको। हालांकि ये बात कहते समय मुझे हंसी आ रही जब मैंने एक राइटर बोल रहा हूं, एक्चुअली एक राइटर नहीं है, एक एकेडमिशियन है। आपको आगे चल के पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अम्बर्टो इको वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, जिनकी एक किताब ऐसी थी जो 15-20 मिलियन जिसकी कॉपीज बिक चुकी हैं आज तक। और आप समझ सकते हो ना, जिस व्यक्ति की 15-20 मिलियन कॉपी बिक जाती है, कितने लोगों ने उसको पढ़ा होगा, कितने लोग उसको जानते होंगे, तो फेमस तो हो ही गए। उनका एक इंटरव्यू का पार्ट भी है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब हम लोग, इसकी थीम क्या है। अब कह दो भैया थीम में ये दो पार्ट क्यों, दो कलर क्यों है? क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो चैप्टर का पार्ट 1 है वो सिर्फ इस बात पर बात करेगा किस तरीके से इंटरव्यू का उद्भव हुआ, यानी कि धीरे धीरे इंटरव्यू हमारे समाज में आया, कैसे सेलिब्रिटीज ने उसको शुरुआत में देखा, फिर कैसे हमने इंटरव्यू को अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि इंटरव्यू जब आपसे लिया जाता है तो आपकी कई सारी पर्सनल चीजें पूछी जाती है, क्या खाते हो, कब सोते हो, है ना। कोहली का आपने इंटरव्यू देखा, कई लोगों का इंटरव्यू देखा, हीरो हीरोइन का, भैया क्या खाते हैं आप जो इतने फिट है ना, कितने बजे सो जाते हैं, किसके साथ डेट कर रहे हैं आजकल, ये सब इंटरव्यू का पार्ट है। तो पहले पार्ट में इस चैप्टर के आप जानेंगे कि इंटरव्यू को लेकर के सेलिब्रिटीज के क्या राय थी, लोग क्या समझते थे इंटरव्यू को, और इंटरव्यू का क्या महत्व था। और दूसरे पार्ट में आप जान रहे होंगे जो एक अम्बर्टो इको नाम के व्यक्ति हैं, जो कि आपको बहुत बढ़िया सीख देकर के जाएंगे टाइम मैनेजमेंट पर। किस बात पर बेटा? टाइम मैनेजमेंट पर, कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं जो आप बर्बाद करते हो। जैसे कि मान लो मेरी क्लास इस समय 7 बजे है, उसके बाद मैं 8 बजे क्लास लूंगा, तो 7 बजे से 7:50 तक मान लीजिए मैंने पढ़ाया, और 7:50 से 8 बजे जो 10 मिनट थे मैं उसका क्या करूंगा, ये मैटर करता है मेरी लाइफ में मैं कितना आगे जाऊंगा इन सभी बातों पर, ठीक है ना। आप बहुत कुछ सीखने वाले उस चैप्टर से बेटा, खास करके पार्ट 2 जो है, आप बहुत कुछ सीखोगे, इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, और आप जानोगे यार इस लेवल के लोग भी हैं क्या। आइंस्टाइन का आपने नाम सुना था, लेकिन क्या आइंस्टाइन किस तरीके से सोचते होंगे, ऐसे एक व्यक्ति है हमारे पास अम्बर्टो इको। फिलहाल अब इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग इसी चीज को। द इंटरव्यू हैज 2 स्टोरी। शुरुआत में ही बता दिया कि यहां पर आपको 2 स्टोरीज देखने को मिलेंगी। इन स्टोरी 1, पहली स्टोरी में द नरेटर टेल्स, नरेटर कौन है? फिलहाल नरेटर हमारे अम्बर्टो इको है, लेकिन यहां पर आपको नरेट करने वाला मैं हूं, आपका प्यारा आदित्य भैया। तो द इंटरव्यू हैज 2 स्टोरीज, 2 स्टोरीज हैं। In story 1, the narrator tells us about the reaction and views of celebrities, है ना, कि सेलिब्रिटीज जो है उनके क्या व्यूज हैं, उनके क्या रिएक्शंस है, किस चीज पर बेटा? इंटरव्यू पर, टुवर्ड्स एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में उनका क्या रिएक्शन है, क्या उनका मत है, क्या उनके व्यूज हैं, क्या उनके विचार हैं इंटरव्यू को लेकर के। मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज, जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज थी, फाइंड देम टू इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब है, मान लीजिए किसी की 4 दीवारी, आप उसके अंदर चुपके से घुस गए उसके बिना बुलाए, दैट इज अ इंट्रूजन। आप देखते हो ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी में घुस जाते हैं, जाकर के बुलाया नहीं, कपड़े बड़े पहन के पहुंच गए। आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपने देखा होगा, जो करीना थी, करीना की बड़ी बहन की शादी थी, मोना का रोल निभाया है ना, मोना ने वो वाला रोल किया, तो उसकी शादी में घुस जाता है। तो उसमें क्या होता है भैया, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं गेट क्रैशर्स। गेट क्रैशर्स, गेट क्रैशर भी होते हैं इंट्रूडर। अब इंट्रूजन क्या होता है? मान लीजिए पाकिस्तान से कोई चुपके से किसी टनल से आ गया इंडिया में, है ना, कुछ करने के लिए, तो भैया वो क्या कर रहा है? इंट्रूजन कर रहा है। आपने मूवी देखी होगी जिसमें वो वाला था, जिसमें मुन्नी को भैया सलमान खान भारत से पाकिस्तान ले जाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम, भाईजान ऐसे कुछ नाम था उस मूवी का, ठीक है, बजरंगी भाईजान, एग्जैक्टली द मूवी वाज। तो इंट्रूड ऑन देयर पर्सनल लाइफ्स एंड सम हैव नेवर गिवन एन इंटरव्यू ऑल देयर लाइफ। तो यहां पर बताया जाएगा आपको पहले पार्ट में कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज थे वो भागते थे दूर, कि भैया हम नहीं देंगे, हमको इंटरव्यू नहीं देना, हमको दूर रखो, है ना। बहुत सारे लोग थे जो कहते थे भैया इंटरव्यू एक अच्छी चीज नहीं है, मैं नहीं देना चाहता हूं, और बहुत लोग डर के मारे कभी भी इंटरव्यू नहीं दिए अपने पूरे जीवन में। The story has the theme. अब थीम क्या है? How the freedom of the press can curtail an individual's privacy. बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि किस तरीके से जो फ्रीडम है किसकी? प्रेस की। प्रेस यानी कि जो रिपोर्टर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सेलिब्रिटी से, वो कैसे कर्टेल कर सकता है। कर्टेल यानी कि कम कर सकता है। कैसे याद करेंगे? कर्टेल, टेल क्या होती है भैया? पूंछ। पूंछ कैसी होती है? छोटी, कम होती है ना भैया। तो कर्टेल कर सकते हैं एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, कैसे किसी व्यक्ति की आप प्राइवेसी को इंट्रूड कर सकते हो, उसकी प्राइवेसी में घुस सकते हो। हाँ भैया,
किस उम्र में आपने भैया सफलता पाई, अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी किताब से पढ़ते थे, अच्छा ये वाली किताब से, अच्छा आप क्यों प्राइवेट बातें पूछ रहे हैं ना, अच्छा कितने बजे सो जाते थे, अच्छा दूध में कितने नमक चीनी पीते थे, कितने नमक चीनी नहीं कितने चम्मच चीनी पीते थे, ठीक है ना, कौन सा बॉर्नवीटा पीते थे कि हॉर्लिक्स पीते थे, ऐसे फालतू फालतू सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि एक अभी इंटरव्यू हुआ था किसका किसका एक मोदी जी का और अक्षय कुमार का इंटरव्यू होता है। इसमें अक्षय कुमार क्या पूछ रहे हैं, अच्छा मोदी जी ये बताइए कि आप आम को चिचोड़ करके खाना पसंद करते हैं कि काट करके खाना पसंद करते हैं। तो ये पर्सनल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ही भैया। अब आप ये पूछो छोड़ो क्या ही पूछो, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये जानने को मिलेगा, आई होप आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, द सेकंड स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू, ये एक इंटरव्यू का हिस्सा है, ठीक है ना, ऑफ द फेमस राइटर, जिनका नाम, या फेमस राइटर भी थे और एक एकेडमिशियन भी थे, हालांकि वो एकेडमिशियन है जिनका नाम क्या है, अम्बर्टो इको। इन द स्टोरी वी गेट टू नो द वेरियस क्वालिटीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। ये दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लगन के साथ देखना बेटा वीडियो। जीवन एक बार मिला है, क्लास 12th एक बार करनी है, एक बार ढंग से पढ़ लो, बात खत्म करो यार, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास 12th के बाद पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्लास 12th के लिए एक बार ढंग से पढ़ लो, फेल ना हो, कम नंबर ना आए, मलाल ना रह जाए, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। यूज्ड बाय द फेमस राइटर, फेमस राइटर के द्वारा जो भी टाइम मैनेजमेंट किया था वो हम जानेंगे। दीज हेल्प हिम गैदर सो मेनी फेदर्स इन हिज हेड। अब देखो, हैविंग सो मेनी फेदर्स इन समवन्स हेड का क्या मतलब, ये एक ईडियम है, यानी कि अगर किसी के पास बहुत सारी क्वालिटीज है, इसको हम क्या बोलते हैं। जैसे आपने आयुष्मान खुराना को देखो, वो बंदा गाना भी गा लेता है, कई सारे एक्ट्स भी कर लेता है, डांस भी अच्छा कर लेता है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभाशाली, ठीक है ना। चलिए, तो these help him gather so many feathers in his cat, यानी कि उनके पास काफी सारी क्वालिटीज हैं। He gives the details of the various aspects which contribute to a person's success, और वो बताते हैं किस तरीके से किसी पर्सन की जो सक्सेस है किन किन चीजों से मिलकर के बनती है। तो पहले पार्ट में आप क्या देखेंगे कि इंटरव्यू को लेकर के लोगों की क्या राय है, और सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे चैप्टर की कि एक अम्बर्टो इको है, वो हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में, उनकी किताब के बारे में हमें सिखाएंगे, ठीक है। सभी को क्लियर है? नाउ वी कैन हॉप इनटू द चैप्टर। सब एकदम जोश फील कर रहे हो भाई, फीलिंग एंथुसियास्टिक? नाउ वी कैन स्टार्ट। पार्ट 1 यहां से शुरू होता है। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। सिंस इट्स इन्वेंशन, यहां पर इट्स क्या है, इट्स यूज किया गया भैया इंटरव्यू के लिए। जो आपका इंटरव्यू है, जब से इसका इन्वेंशन हुआ, लगभग अभी से 130 सालों पहले इसका इन्वेंशन हुआ है। ये कौन बता रहे, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर बोल रहे हैं। लगभग अभी से 130 साल पहले इंटरव्यूज का जन्म हुआ, इंटरव्यू लेने की प्रथा लागू हुई है, और आज के समय में ये बहुत ही कॉमन प्लेस, यानी कि बहुत ही ऑर्डिनरी चीज हो गई। कॉमन प्लेस देखो लिख रखा है ना, ऑर्डिनरी चीज हो गई है हमारे जर्नलिज्म में। कहां हो गई, हमारे जर्नलिज्म में। अब तुम सोच रहे भैया ये तो यहां पर तो आपने लिख दिया, आपके हम कॉपी पेन लेकर के सारे बैठेंगे। अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते हो तो मैं तुम्हें अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, ईमेल आईडी आदित्य.तिवारी, क्योंकि मेरा नाम आदित्य तिवारी है, लेकिन तुम आदित्य भैया बोलते हो। आदित्य.तिवारी @ लगाओ, अड्डा लिखो, 247 लिख डालो, उसके आगे लगा दो डॉट और कॉम। इससे तुम क्या पता चल जाएगा भैया, इस पे तुम मुझसे क्या मांग सकते हो, ये पीडीएफ मांग सकते हो। हालांकि मैं ह्यूमैनिटीज24/7 के टेलीग्राम चैनल पर भी ये डाल दूंगा, इसे सेंड कर दूंगा, लेकिन तब भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम कैसे पा सकते हो मुझसे, यहां से पा सकते हो, ठीक है ना, इस वाली ईमेल आईडी से। चलो, फिलहाल यहां पर बताया जा रहा है जर्नलिज्म जो है, जो पत्रकारिता है, जो आज के समय की मॉडर्न पत्रकारिता है, उसमें ऑर्डिनरी चीज है। किसी का भी इंटरव्यू लेना कोई नई चीज नहीं है। 130 साल पहले इसका जन्म हुआ है ना, बता रहे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये इंटरव्यू लेने की प्रथा का, और आज बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है हमारे बीच। टुडे, आज के समय में, ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, हर व्यक्ति जो लिटरेट है यानी कि पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, है ना। आज के समय में जो भी लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, वो क्या है भैया, उसने कभी ना कभी किसी ना किसी का इंटरव्यू या तो सुना होगा या तो देखा होगा, ठीक है ना। अब यहां पर 2 वर्ड आते हैं, एक होता है लिटरेट और एक आता है एजुकेटेड। अब इन दोनों में क्या अंतर है भैया, हम कहते हैं कि हम एजुकेटेड और कुछ कहते हैं कि हम लिटरेट है। तो भैया इंडिया में लिटरेट होने के लिए आप सभी जानते हो, भारत में केरल का जो लिटरेसी रेट है सबसे ज्यादा है, 93% से भी ऊपर है शायद। क्यों? क्योंकि लिटरेट होने के लिए आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, किसी एक भाषा में आपको लिखना आना चाहिए, और उसी एक भाषा में आपको बोलना आना चाहिए। क्या लिखना और बोलना आना चाहिए? अगर आप किसी एक भाषा में अपना नाम लिख लेते हो, क्या लिख लेते हो, अपना नाम लिख लेते हो, और नाम बोल भी लेते हो भैया, इसका मतलब है आप लिटरेट हो। लेकिन एजुकेशन के लिए क्या है भैया, आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, आपके पास सामाजिक नॉलेज होना चाहिए। ये सभी चीजें आपको क्या बनाती है, एजुकेटेड बनाती है। डिग्रीज, आपकी पढ़ाई आपको एजुकेटेड बनाती है, लेकिन लिटरेट के लिए आपको लिखना और बोलना आना चाहिए, केवल अपना नाम। भारत में अगर आपको लिटरेट अपने आप को सिद्ध करना है तो आई थिंक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी लोग लिटरेट हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने लोगों को भी पढ़ना या बोलना आता है, उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने जीवन में किसी ना किसी इंटरव्यू को या तो पढ़ा होगा या तो देखा होगा। आगे, while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years, और बता रहे हैं अगर
और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अब दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरफ जो इंटरव्यू को पढ़ रहा है ना, हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग, और एक तरफ जो इंटरव्यू को दे रहा है, तो अब उनका क्या नजरिया है। व्हाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे हजारों सेलिब्रिटीज हैं, हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, कई सालों से उनको क्या किया गया, इंटरव्यू लिए गए। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ रिपीटेडली, और उनमें से कुछ लोगों का इंटरव्यू बार बार लिया गया है। So it is hardly surprising that opinions of the interview of its functions, methods and merits vary considerably. Vary का मतलब क्या है यहां पर, vary का मतलब है change, वेरी का मतलब क्या है, चेंज। तो इसका मतलब यह भी है कि आप जब इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया गया है और कई बार एक ही व्यक्ति का कई बार इंटरव्यू लिया गया है, तो अगर उनसे पूछा जाता है किस तरीके से इंटरव्यू फंक्शन करता है, क्या इसके मेथड्स हैं इंटरव्यू को लेने के, है ना, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बातें हैं, तो उनके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, है ना, कंसिडरेबली ज्यादा चेंज नहीं होते हैं, उनके थॉट्स में लगभग समान बातें सारे के सारे करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। Some might make quite extravagant claims for it as being, कुछ लोग तो अगर बहुत ज्यादा इसको बड़ी बात करें ना, जैसे मैंने कि हाइपरबोल पढ़ाया था अभी कुछ ही दिनों पहले, मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस की एक फुल क्लास करवाई है, ठीक है ना, इसी ह्यूमैनिटीज अड्डा पर पोएटिक डिवाइसेस का लगभग 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो है, सारे पोएटिक डिवाइसेस कवर करवा दी, क्लास 11, क्लास 12, CUET, क्लैट, किसी भी एग्जाम में पोएटिक डिवाइस आ रहा है, आप उस क्लास को देख करके जाइए, दुर्राड़े काटेंगे, और बहुत सही तरीके से समझाया मैंने, है ना। मैंने क्या बोला था, हाइपरबोल यानी कि बड़े बोल, हाइपरबोल बोलते हैं उसको, हाइपरबोली है, क्या बोलते हैं, हाइपरबोली, है ना, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, बड़े बोल, हाइपरबोल। तो यहां पर एग्जैजरेट किया जा रहा है। जब अगर किसी एक्सटेंट का एग्जैजरेट करोगे इंटरव्यू को, तो आप क्या बोलोगे, क्लेम्स फॉर एज इट बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारी बात बोली गई है। इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में सोर्स ऑफ ट्रुथ है, अगर बढ़ा चला करके बोले, एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। अगर इंटरव्यू का एकदम हाईएस्ट फॉर्म अगर हम लोग जान जाए, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा इंटरव्यूअर बन जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, तो वो सोर्स ऑफ ट्रुथ बन सकता है। इंटरव्यू के माध्यम से आप किसी से सच्चाई उगलवा सकते हो। 2008 में जब ताज पर अटैक हुआ, तो एक व्यक्ति, एक 17 साल का लड़का भारत आया जिसने ताज पर अटैक किया, और उस बच्चे का नाम क्या था, आमिर अजमल कसाब। और वो जो आमिर अजमल कसाब था, उसका जब इंटरव्यू लिया गया, इतने अच्छी तरीके से इंटरव्यू लिया गया, उसने सब बताया कि वो कहां से रहने वाला है, उसको क्या सिखाया जाता था, उसको बता दिया जाता था भैया कि 72 हूरें मिलेंगी, है ना, आपको अल्लाह मिलेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी उसको क्या बोलते गलत उसको शिक्षा दी गई थी। उसने सब कुछ बताया। कब बताया, जब भैया वो इंटरव्यूअर्स ऐसे थे, ऐसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहे थे कि वो बता पा रहे थे। अगर आपको इंटरव्यू लेना अच्छा आता है, तो आप सच्चाई को निकाल सकते हो किसी व्यक्ति के मुंह से, यानी कि सोर्स ऑफ ट्रुथ क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर किसी ने इसकी प्रैक्टिस कर रखी बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू लेने की, तो उसके लिए एक आर्ट बन जाती, एक कला बन जाती। जैसे मेरे लिए पढ़ाना क्या है, मेरे लिए पढ़ाना एक परफॉर्मेंस की तरीके, यानी कि मैं अगर यहां पर आकर खड़ा हो गया तो मैं एक परफॉर्मेंस दे रहा हूं। मान लीजिए कॉमेडियंस परफॉर्मेंस देते हैं, हीरो हीरोइन परफॉर्मेंस देते हैं, वैसे ही मैं भी यहां पर खड़ा होकर के परफॉर्मेंस दे रहा हूं। तो अगर किसी को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इंटरव्यू लेने की, तो उसके लिए एक आर्ट के समान है। आगे बढ़ेंगे। Others usually celebrities who see themselves as the victims, बात पॉइंट आउट, victims might despise का क्या मतलब भैया, डिस्पाइस का मतलब है हेट करना किसी चीज को लोथ करना, किसी चीज को डिसलाइक करना। might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives। अब देखो, यूजुअली सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज थे शुरुआती समय में, भैया अपने आप को क्या पाते थे, विक्टिम्स पाते। विक्टिम्स यानी कि न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, अगर आवाज अच्छी ना आए तो माफ कीजिएगा। विक्टिम्स यानी कि ना छेड़ो हमें, हम सताए गए हैं। किसके द्वारा सताए गए हैं, इंटरव्यूअर्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछ के सताए गए हैं। तो भैया ना छेड़ो हमें, हम सताए गए हैं। माइट डिस्पाइस, वो क्या कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। अनवारंटेड का क्या मतलब, अनवारंटेड यानी कि अनचाहा, अनविलिंगली। इंट्रूजन यानी कि कोई उनके लाइफ में घुसा जाए। हाँ भैया क्या खाया आज सुबह, अच्छा पालक की सब्जी खाई, अच्छा भाभी जी ने बनाई कि नौकरानी ने, अच्छा भाभी जी ने बनाई। तो भाभी जी के साथ आपका रिश्ता कैसे चल रहा है सर, आप बताइए। हाँ अच्छा चल रहा है। अरे लेकिन भाभी जी को तो 4 दिनों पहले फलाने हीरो के साथ देखा गया। अब भाई बोलती बंद, बुरा लगेगा ना भाई, पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो वही बोल रहे इंट्रूजन है ये, अनवारंटेड इंट्रूजन। ना हम चाहते हैं तुम मेरे बारे में जानो, पर फिर भी तुम कूदे पड़े रहे हो। तो अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और उनको लगता है किसी भी किस तरीके से डिमिनिश करती है, यानी कि उन्हें छोटा दिखाती है, उन्हें कर्टेल करती है, उनकी पर्सनालिटी को छोटा कर देती है, उनकी इज्जत कम कर देती है समाज में। ये जितने भी सेलिब्रिटीज है, जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, प्रिमिटिव यानी कि सम एंशिएंट कल्चर्स, सम एंशिएंट कल्चर्स। अगर मैं कोई इंग्लिश वाला टीचर होता इंग्लैंड से, तो मैं कैसे बोलता, oh some in primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul। लेकिन अपन भारतवासी हैं तो भैया कैसे बोलेंगे इसको,
As in some primitive cultures, it is believed, ऐसा माना जाता था कुछ पुराने कल्चर्स में, that अगर कोई व्यक्ति one takes a photographic portrait, अगर कोई आपको पोर्ट्रेट बना देता है ना, अगर आपकी कोई तस्वीर भी बना देता है, इसका मतलब है उस व्यक्ति ने क्या किया है, one is stealing that person's soul, उसने आपकी आत्मा से कुछ पार्ट आपका चुरा लिया है। ऐसा बोला जाता था भैया प्रिमिटिव कल्चर्स में। बहुत अच्छे से समझिएगा बात को। कोई समस्या परेशानी आती है आप लोग कॉमेंट करेंगे, कहां पर, वीडियो के नीचे। और कुछ पूछना है भैया aditya.tiwari@reddit247.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या नहीं रहनी चाहिए। और मेरा वादा है आप जब कमेंट करोगे उससे 2 दिन यानी कि 48 घंटे के अंदर मेरा रिप्लाई आपको आएगा। बस आपको बताना क्या क्या है, आपको अपना नाम बताना है, आपको अपनी क्लास बतानी है और आपको अपना फोन नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर मुझे बताना है, सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू, राइट। आगे बढ़ते हैं। वीएस नैपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। ये बंदे कौन है? ये है वीएस नैपॉल। वीएस नैपॉल का मानना है कि कुछ लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। घायल मूवी देखी है? कातिया ये मजदूर का हाथ है, कातिया ये 1.5 किलो का हाथ है, कातिया सॉरी 2.5 किलो का है ना। घायल मूवी देखी होगी तुमने, किसकी? सन्नी देओल जी की। अभी घायल 2 आई, उनकी वो भी आई, गदर 2। तो वीएस नैपॉल फील्स, वीएस नैपॉल ये जो है इनको ऐसा लगता है, आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कि भैया हम लोग घायल कर दिए जाते हैं, इंटरव्यूज उनको घायल कर देते हैं। एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और कुछ ना कुछ अपना खो देते हैं। लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स का क्या मतलब है? आपके पास आपके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन अगर आप वो अपने सीक्रेट्स ना रख पाए, आपके चारों तरफ मीडिया घूमती रहे, जब भी आपको कहीं फोटो खींच ले। अब मान लो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना था, अब तुम आम आदमी हो, तुम्हारे पीछे कोई लगा नहीं, तुमने भैया गर्लफ्रेंड पहना दिया, इसे दुपट्टा बांध लो, तुमने भी मुंह पे बांध लिया, मास्क लगा लिया, कोविड ओविड बोल दिया, भैया धूल धक्कड़ बहुत है, पहुंच गए। लेकिन ये हीरो हीरोइन के पीछे पूरे दिन लगे, हाँ सर सर सर, अच्छा इनके साथ देखे गए, चलो ब्रेकिंग न्यूज, इज ही डेटिंग फलाना फलाना फलाना। भाई साहब ये लोग इनसे कुछ ना कुछ इनका छीना जा रहा है। लिखा है ना, इंटरव्यूज आर लॉस, है ना, लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। भैया अपना कुछ ना कुछ खो दोगे। तुम्हारा शरीर ही सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी बातें भी तुम्हारी हैं। अगर तुम्हारी बातें, तुम्हारी प्राइवेसी अगर किसी को तुम्हें बतानी पड़ रही है, इसका मतलब तुम अपना कुछ पार्ट खो रहे हो। अगर तुमने अपना हाथ काट के अलग कर दिया, इसका मतलब तुमने अपने शरीर का कुछ पार्ट खो दिया। तुमने अगर अपनी किसी बात किसी को बता दी, इसका मतलब तुमने अपनी सीक्रेसी को खो दिया, तब भी तुमने अपने आप से कुछ खोया। तुम क्या हो ये तुम नहीं जानते, पर सिर्फ शरीर तो तुम नहीं हो, तुम्हारी बातें भी तुम हो, है ना, तुम्हारी आत्मा भी तुम हो। छोड़ो, अध्यात्म में नहीं जाते हो, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे अपन लोग। पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। लुइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, एक बहुत ही प्यारे इन्होंने किताब लिखी, एलिस इन वंडरलैंड। किसने? लुइस कैरोल। ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? लुइस कैरोल। द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड वाज सेड, उन्होंने कहा था, टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि भैया उनको इतना डर लगता। हॉरर का मतलब क्या? भैया हम डर जाते, बाबा इंटरव्यू नहीं देगा रे बाबा, हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी राजी नहीं हुए, कभी भी अलाउ नहीं किया उन्होंने अपना इंटरव्यू देना। कौन? ये जिसको आप देख रहे हो भैया, लुइस कैरोल। इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, और उनका डर क्या था? इज अबाउट हिज हॉरर, भैया वो डरते थे कि उनको लाइनाइज किया जाएगा। लाइनाइज क्या है भैया? मतलब बता दो। लाइनाइज का मतलब भैया मोर देन द लाइफ दिखाया जाएगा। दिखाते हैं ना भैया, ये हीरो इन्होंने इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, ये तो एकदम छप्पर फाड़ देंगे, दुनिया चीर देंगे, आसमान फाड़ देंगे। तो उनको इस बात का डर था कि इनको मोर देन द वर्ड दिखाया जाए। लिखा है ना, गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन एंड अप्रूवल। हालांकि मैंने सबकी मीनिंग लिख रखी है, पर मैं हिंदी में समझाता रहूंगा, बाकी तुमको देख नहीं रहे तो पीडीएफ तुमको मिल ही जाएगी। It was his horror of being lionized which made him thus repel. Repel का मतलब क्या होता है? Repel का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिकर्षित करना। जैसे कि दो नॉर्थ और साउथ वाले चुंबक क्या करते हैं? टक चिपक जाते हैं। साउथ साउथ कर दो ऐसे ऐसे होंगे, दूर दूर जाएंगे, यानी कि रेपल। एक होता है अट्रैक्ट और एक होता है रेपेल। तो रेपेल करते थे भैया किसको? एक्वेंटेंसेस को, अपने जान पहचान वाले लोगों को, इंटरव्यूअर्स को दूर भगा देते थे। एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर्स, परसिस्टेंट यानी कि लगातार, पिटिशनर्स यानी कि जो कुछ मांग रहे हो। क्या मांगते थे इनसे? ऑटोग्राफ मांगते थे। उन सभी को अपने से दूर कर देते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन silencing all such people with much satisfaction and amusement. देखो ये जो लुइस कैरोल है, इनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। लुइस कैरोल कैसे थे? बहुत डरते थे, इंटरव्यू नहीं देते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि इनको लगता था इनको लाइनाइज किया जाएगा, इनको मोर देन द लाइफ दिखाया जाएगा। इसीलिए जितने भी इनके जान पहचान वाले लोग थे, जितने भी इंटरव्यूअर्स थे, साथ ही साथ जितने भी लोग थे जो इनके ऑटोग्राफ मांगने आते थे, उन सभी को ये भैया रेपेल करते थे। हम नहीं आएंगे, गाड़ी में बैठ जाते थे, देखते भी नहीं थे किसी को। लेकिन अब आदमी क्या करने लगा? बुराई करने लगेगा कि यार ये बहुत ही घमंडी आदमी है, इसको नहीं पढ़ाना, ये वो। लेकिन अगर कोई आदमी घमंडी है, घमंडी नहीं है, तो कैसे सिद्ध करेगा? भाई साहब ये साइलेंसिंग, कैसे साइलेंस कर देते थे? उन सभी लोगों के लिए बढ़िया से लिख देते थे, सभी के लिए मतलब पूरी जनता के लिए बढ़िया से कोई अपना काम कर देते। लिखा है ना, रिलेट द स्टोरीज, प्यारी सी स्टोरीज लिख देते थे और वो एकदम छा जाती थी आगे पब्लिक में। और ये जितने भी लोग थे भैया शांत हो जाते थे। और इनको क्या मिलता था? लुइस कैरोल को, ये जो भाई साहब है, इनको क्या मिलता था? सेटिस्फेक्शन मिलता था और अम्यूजमेंट यानी कि आनंद की प्राप्ति होती थी। क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं आगे। रुडयार्ड किपलिंग, ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं चश्मा पहने हुए, प्यारा सा है ना, लंबी सी मूछ वाली, हालांकि हमसे अच्छी मूछ नहीं है इनकी, पर ठीक है। आगे बोलते हैं तो रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कॉन्डेमेंट, क्या लिखा बे? कॉन्डेमिनेटरी, सॉरी फॉर मिस स्पेल्ड,
है ना, गलत स्पेलिंग कर दी हमने, गलत प्रोनाउंस कर दिया, स्पेल्ड कहा गया, मिस प्रोनाउंस, ठीक है ना। कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, तो भैया रुडयार्ड किपलिंग क्या बोलते थे भैया, और ज्यादा कंडेमनेटरी, और ज्यादा निंदनात्मक, बहुत निंदा करते थे भैया, इंटरव्यू नहीं देंगे बाबा, इंटरव्यू बहुत गंदा, बहुत गंदा, सबसे गंदा क्या, इंटरव्यू। तो रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एट इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, है ना, इंटरव्यूअर को लेकर के, जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता था ना उसको लेकर के इनके दिमाग में बड़ी निगेटिव छवि थी, है ना, बहुत कंडेम करते थे, बहुत निंदा करते थे। और उनकी वाइफ जो थी जिनका नाम था कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी ऑन 14 अक्टूबर 1892, उन्होंने अपनी जो पत्नी है इनकी कैरोलिन, उन्होंने 14 अक्टूबर 1892 में अपनी डायरी में लिखा कि क्यों उनके पति बहुत ज्यादा हेट करते हैं इंटरव्यूअर्स से, है ना। देखो उन्होंने लिखा है रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, देयर डे वाज, उनका जो दिन था भैया रेक्ड यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बाय 2 रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर्स कहां के थे, बॉस्टन के। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, वो अपने बताती कि उनका हस्बैंड क्या बोल रहे थे, एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर से क्या बोला था, इनके पति ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, उन्होंने बताया था कि आखिरकार क्यों मैं मना करता हूं अपना इंटरव्यू देने से, बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये भैया अमानवीय है। क्या है, एक होता है मोरल, मोरल यानी कि पॉजिटिव, और एक होता है अमानवीय, ये इमोरल है। इट इज अ क्राइम, ये एक क्या है, क्राइम है, ये गलत चीज है। जस्ट एज मच एज अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, जैसे एक ऐसा क्राइम हो जो मेरे पर्सनल मतलब मेरे अगेंस्ट किया जाए, मान लो कोई मुझे मार दे आकर के, एक ऐसा क्राइम है जो आप मेरे साथ कर रहे हो इंटरव्यू लेकर के अगेंस्ट माई पर्सन। एज एन असॉल्ट, एक ऐसा क्राइम है जैसे एक असॉल्ट, मान लो कोई आए मुझे मार पीट के चला जाए, दैट इज एन असॉल्ट। तो बोलते थे ये जो इंटरव्यू लेने वाला काम है ना, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, असॉल्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, मेरिट्स का मतलब क्या है, डिजर्व्स, और जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो पनिशमेंट को क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। मेरिट्स का मतलब यहां पर क्या है, डिजर्व करते हैं पनिशमेंट को। इट इज कावर्डली, और कहते हैं कायरता वाला काम है। एंड वाइल, और बहुत ही अनप्लेजेंट है। वाइल का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत बुरा है, बहुत भद्दा है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट मच लेस गिव इट, और बोलते थे भैया कोई भी रिस्पेक्टेड व्यक्ति ना तो किसी का इंटरव्यू लेगा और ना ही किसी को इंटरव्यू देगा, यानी कि ना तो किसी से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे जाकर के, ना ही अपने आंसर्स किसी को बताएगा, वो ऐसे बोल रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। अब देखो मजे की बात देखना बेटा, येट हालांकि, येट मतलब हालांकि, किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर। अब देखो मजे की बात ये है कि उस कुछ ही साल पहले भैया क्या था, जब इन्होंने ये लिखी होगी किताब द इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, उससे कुछ ही साल पहले भैया जो ये व्यक्ति थे, कौन, ये हमारे जो इतना भरा बोला बोले भैया असॉल्ट है, और जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको मारा जाना, उसको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वही इन्होंने क्या किया, एक ऐसा ही असॉल्ट किया था किसके ऊपर, मार्क ट्वेन के ऊपर, कुछ साल पहले। ये कौन है, मार्क ट्वेन। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर असॉल्ट का मतलब क्या है, यहां पर असॉल्ट का मतलब है इंटरव्यू। क्या है बाबा, इंटरव्यू। इसका मतलब यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, अभी तुमको पढ़ाया था, यहां पर यूज हुआ है मेटाफर, जब आप सीधे सीधे किसी चीज को किसी और चीज से रेफर कर देते हो, ठीक है ना। तो यहां पर पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज है, मेटाफर, और मतलब क्या है यहां पर इंटरव्यू। समझो मेरी बात को। हालांकि जो किपलिंग इतना भरा बुरा बोल रहे थे, ये किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड यानी कि क्या हो जाएगा भैया, परफॉर्म्ड, उन्होंने लिया था सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, यानी कि उन्होंने भी क्या किया था, मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। जो व्यक्ति खुद बोल रहा है क्या क्या कि भैया ये इमोरल होता है, ये असॉल्ट है, और जो भी व्यक्ति ये करता है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बहुत ही कायरता वाला काम है, ये बहुत अनप्लेजेंट है, वही व्यक्ति ये जो इतना भला बुरा बोल रहे थे, ये है ना, असॉल्ट बोल दिया, पनिशमेंट मिलना चाहिए जो भी लेगा, कावर्डली बोल दिया, वाइल बोल दिया, अनप्लेजेंट बोल दिया, और उसके बाद इन्होंने ही ये काम किसके साथ किया, इनके साथ किया, मार्क ट्वेन के साथ। यानी कि इन्होंने, ये रुडयार्ड किपलिंग जी ने मार्क ट्वेन इनका क्या लिया भैया, इनका इंटरव्यू लिया। तो यहां पर इंटरव्यू को असॉल्ट बोला जा रहा है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, मैं बहुत ज्यादा क्लियरिटी रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तब भी अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम रहती है बेटा कमेंट जरूर करना। मेरा यही उद्देश्य है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो एक एक बच्चे को एकदम माइन्यूट से माइन्यूट क्लियर होना चाहिए, तभी मैंने लिखा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आपके पास एकदम डिटेल्ड कहानी होनी चाहिए दिमाग में। आगे बढ़ेंगे। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू, H.G. वेल्स कौन है, सबसे ऊपर वाले जो भाई साहब दिख रहे हैं H.G. वेल्स है। H.G. वेल्स ने एक इंटरव्यू में बोला था 1894 में, टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। इंटरव्यूइंग ऑर्डियल यानी कि इंटरव्यू जो है ना, जो प्रोसेस है इंटरव्यू का, बहुत ही ऑर्डियल है, यानी कि बहुत ही अनप्लेजेंट है। ऑर्डियल का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट होता है, अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। की जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है ना, आप जाते हो, क्वेश्चन पूछते हो, बताते हो, ये एक बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है। बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिंग। हालांकि ये जो बोल रहे थे ना कि बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना, वही उन्होंने काफी सारे क्या दिए भैया, फ्रीक्वेंटली, कई बार इन्होंने इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू थे, यानी कई बार इन्होंने अपना इंटरव्यू लोगों को दिया, और लगभग 40 सालों बाद इन्होंने किसी का इंटरव्यू लिया भी, किसका, मार्क स्टेलिन का, ये वाले रशिया के थे ये। सॉल बेलो, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे सॉल बेलो है, हु हैज कंसेंटेड। अब कहते हो चल क्या रहा है, नए नए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। मैंने बोला था ना कि पहले पार्ट में स्टोरी के आप क्या देखोगे, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज थे उनका क्या मत था, वो क्या बोलते थे इंटरव्यू के बारे में, आपको ये जानने को मिलेगा। तो एक सेलिब्रिटी तो होगा नहीं, आप कई सारे लोगों के बाद देखोगे भैया, है ना। आपने मार्क ट्वेन को देखा, आपने रुडयार्ड किपलिंग को देखा, आपने H.G.
इनको देख लिया भाई साहब, वीएस नैपॉल को देख लिया। अभी आप किसको देख रहे हो? अभी आप देख रहे हो भाई साहब बीएस, किसको देख रहे हो? सॉल बेलो को। सॉल बेलो ने क्या किया? हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, जो कि भैया कंसेंट मतलब कि अलाउ कर देते थे अपना इंटरव्यू लेना ऑन सेवरल ओकेजन्स। नेवरथलेस उन्होंने भी एक बार कहा था, वंस डिस्क्राइब्ड, एक बार उन्होंने बोला था, इंटरव्यूज आर एज बीइंग लाइक, इंटरव्यूज किस तरीके से? थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, यानी कि ऐसा लगता है कि थंब प्रिंट्स, अगर कोई थंब प्रिंट्स, विंड पाइप क्या है? आपका जो गला है ये विंड पाइप है ना, यहां से आपकी सांस आती है गले से। थंब प्रिंट्स यानी कोई आपके गले पे क्या कर दे, ऐसे पकड़ ले, अब बताओ, अब पूछ रहा हूं मैं, बताओ। तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? खराब एक्सपीरियंस होगा। कोई आपके गले पे हाथ रख के पूछे, अब बताओ, जैसे किसी को तुम डरा करके ले रहे हो ना, तो डर जाएगा ना आदमी, अगर किसी गले पे हाथ रख, हाँ बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं। तो ये बोल रहे हैं कि इंटरव्यू देना एक ऐसा एक्सपीरियंस है मानो आपकी विंड पाइप पर आपके गले पे किसी ने हाथ रख दिया और गले पे हाथ रख के पूछ, हाँ अब बताओ, है ना। हालांकि पूछते पोलाइटली हैं, पर तब भी फील ऐसा ही होता है, वो बता रहे। Yet despite the drawbacks, हालांकि इसके इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, यानी कितनी सारी निगेटिविटीज हैं, इतने सारे मिसएडवांटेजेस हैं, इवन दो, तब भी क्या बात है भाई साहब, इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तब भी सुप्रीमली यानी कि बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला, सर्विसेबल यानी कि यूजेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत का। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। These days, more than any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। और वो ये भी बोल रहे हैं भैया कि आज के समय में आपका जितना भी जान पहचान है अपने कंटेम्परेरी से, अपने समकालीन लोगों से, वो सबका सब किसके थ्रू है भैया? इंटरव्यूज के थ्रू है। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, डेनिस ब्रायन ने क्या लिखा है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मूवमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। आज के समय में हमें जो भी पता चलता है वो कैसे पता चलता है? जब एक आदमी दूसरे व्यक्ति से पूछता है, उसी जरिए हमें सारी बातें पता चल रही होती हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। और इसीलिए जो इंटरव्यूअर है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, होल्ड करता है एक ऐसी पोजीशन जो कि बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि इतनी ज्यादा पावरफुल है ना, और इन्फ्लुएंशियल भी है। पावरफुल का मतलब, अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब भैया? अनइक्वल। जो इंटरव्यूअर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अंदर बहुत ताकत है, वो भैया आपसे कुछ भी उगलवा सकता है। तो उसके अंदर बहुत ताकत है और साथ ही साथ उसका इन्फ्लुएंस है, मतलब कि लोगों में उसका दबदबा भी है। आगे आप जानोगे, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी चुल्ल है, चुल्ल यानी कि अगर आप क्यूरियस जॉर्ज हैं, क्यूरियोसिटी अच्छी चीज होती है। इतने सारे लोग आपके सामने आए, वीएस नैपॉल आए, रुडयार्ड किपलिंग आए, है ना, सॉल बेलो आए, ये इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो ये आपके लिए मैंने क्या कर दी, स्लाइड तैयार कर दी, इसको पढ़ लेना। पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन हो सकता है, तो मैंने इसलिए तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब यहां से आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया, तो सभी लोग भैया ताली बजाएंगे कि आधे घंटे में पार्ट 1 क्लियर हो गया। चलो तालियां 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 तालियां। अब हम लोग पार्ट 2 पर चल रहे हैं। किस पर? अब हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 पर। यहां से आपका पार्ट 2 शुरू हो जाता है इस चैप्टर का, ठीक है ना। पार्ट 2 में आप बात करने वाले हो किसकी? ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये है अम्बर्टो इको। और ये जो दूसरे वाले व्यक्ति हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है भाई साहब? इनका नाम है क्या? हमको भी ढूंढना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है भैया? मुकुंद पद्मनाभन, है ना। आइए जानते हैं। अब ये सेकंड पार्ट, पहले पार्ट में आपने देख लिया ना, लोगों के क्या क्या रिएक्शंस थे, आपने देख लिया, आप चिल हो गए। अब दूसरे पार्ट में अम्बर्टो इको का इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू का एक पार्ट आपके इस चैप्टर में रख दिया गया है, द इंटरव्यू में। ठीक है, क्लियर है ना सभी को कहां से ये आ रहा है? तो सेकंड पार्ट में भैया, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको और इनके बीच में अम्बर्टो इको का लिया जा रहा है इंटरव्यू। कौन ले रहे हैं भैया? पद्मनाभन जी ले रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या भैया? मुकुंद पद्मनाभन। मुकुंद पद्मनाभन, मुकुंद पद्मनाभन, जो कि द हिंदू के, द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बोलते हैं भैया ग्रंथ की तरीके द हिंदू पढ़ना अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो। द हिंदू के ये क्या है भैया? द हिंदू के एडिटर है, रिपोर्टर है। तो वो बोल रहे हैं भैया अम्बर्टो इको कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो क्या करता है भैया? नॉवेल लिखता है संडेज को, जब वो खाली होते हैं संडे को। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कहां से लिया गया जो आप अभी पढ़ने वाले हो? फ्रॉम एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू से, ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको के द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, और इंटरव्यू कौन है? ये मुकुंद पद्मनाभन जी। कहां से? द हिंदू से। अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलांगना। और ये जो अम्बर्टो इको है, ये क्या है? प्रोफेसर है कहां के? यूनिवर्सिटी ऑफ बोलांगना के, जो कि इटली में है। had already acquired a formidable reputation। formidable का मतलब क्या भैया? एक इतनी ज्यादा इंप्रेसिव, लार्ज और पावरफुल, है ना। formidable जिसको सभी जानते हैं, formidable इन्होंने रेपुटेशन बना रखी है पूरी जनता पर। एज अ स्कॉलर, स्कॉलर यानी कि एज अ विद्वान। फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स क्या है बेटा? द स्टडी ऑफ साइंस, है ना। प्रतीक पर जो आप, प्रतीकात्मक जो भाषा है उस पर उन्होंने काफी ज्यादा स्टडी की, सेमियोटिक्स पर। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, इन्होंने कई सारी चीजों के इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। एंड मिडिएवल एस्थेटिक्स, और जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें जो भी एस्थेटिक्स है, जो भी कला है, उसके बारे में इन्होंने काफी कुछ रिसर्च किया है। बिफोर ही टर्न इनटू अ राइटिंग फिक्शन, जब इन्होंने राइटिंग फिक्शन यानी कि जब इन्होंने कल्पनात्मक चीजें लिखना शुरू किया, यानी कि जब इन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया, उससे पहले इतना सब कुछ कर चुके थे, है ना। सेमियोटिक्स पर अपना रिसर्च कर चुके थे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस दे चुके थे, मिडिएवल एस्थेटिक्स के ऊपर बात कर चुके थे। उसके बाद जाकर कहीं उन्होंने काम करना शुरू किया, यानी कि इन्होंने 50 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। पता है, 50 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। उससे पहले तक तो ये एक प्रोफेसर रहे ना, एक एकेडमिशियन रहे। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट, एसेज, चिल्ड्रन, अभी भी बात पढ़ते हैं। लिटरेरी फिक्शन लिखा इन्होंने, लिटरेरी फिक्शन यानी कि काल्पनिक कहानियां लिखी भैया। एकेडमिक टेस्ट लिखे यानी कि पढ़ने वालों के लिए। एकेडमिक टेस्ट क्या होते हैं? जिससे आपको डिग्रीज मिलती हैं पढ़ने के बाद। इन्होंने कई सारे ऐसे लिखे। चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए किताबें लिखी। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे, इतना कुछ लिखा। हिज रिटन आउटपुट इज स्ट्रेटजिकली, क्या लिखा भैया? स्ट्रैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। और इनका जो भैया रिटन आउटपुट है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। स्ट्रैगरिंगली यानी कि सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा है, लार्ज है और वाइड रेंजिंग, अलग अलग चीजों पर इन्होंने लिखा है। इन 1980 में भैया ही एक्वायर्ड द equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose। और जब इनकी ये किताब भैया आई ना पब्लिक में, द नेम ऑफ द रोज, उसके बाद तो सुपरस्टारडम मिल गया, यानी कि पूरी जनता इनको जाने लगी। which sold more than 10 मिलियन कॉपीज, जिसने 10 मिलियन कॉपीज लोगों को बेची गई और लोगों ने उसे खरीदा। ठीक है ना। अब यहां से आपका शुरू हो जाता है इंटरव्यू। तो मुकुंद भाई साहब क्या बोल रहे हैं? द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिशियन, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all these things he does। अब एक बार मुकुंद ने किसका लिया होगा? एक बार मुकुंद ने लिया होगा इंटरव्यू, किसका भैया? डेविड लॉज का। एक बार मुकुंद ने डेविड लॉज का इंटरव्यू लिया था, और जब उन्होंने डेविड लॉज का इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू में जो बात डेविड लॉज ने मुकुंद को बताई थी, वो इस इंटरव्यू में उनको पूछ रहे हैं। किसको? अम्बर्टो इको को। तो मुकुंद बोल रहे हैं कि भैया एक बार मैंने जब लिया था डेविड लॉज का, क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू, तो उन्होंने क्या बोला था? एकेडमिशियन यानी कि वो भी एक प्रोफेसर रहे होंगे और वो भी एक नॉवेलिस्ट थे। कौन? डेविड लॉज। उन्होंने बोला था वो समझ नहीं सकते हैं। कौन? डेविड लॉज बोल रहे थे कि यार मैं समझ नहीं सकता हूं, यार एक आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? इतना सब कुछ यानी कि वो कई सारी चीजों पर काम करते हैं ना भैया अम्बर्टो इको। तो उन्होंने अम्बर्टो इको के बारे में बोला था, यार मैं समझ नहीं सकता एक आदमी इतना काम कैसे कर सकता है। वो सरप्राइज थे। ठीक है ना। आगे अम्बर्टो इको क्या बोल रहे हैं? मे बी I give the impression of doing many things, but in the end, I am convinced I am always doing the same thing। अम्बर्टो को कहते हैं हाँ हो सकता है कि भैया लोगों को लगता है मैं कई सारी चीजें करता हूं, लेकिन एट द एंड सच तो यही है बेटा, मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि मैं एक ही काम करता हूं हमेशा। अच्छा, मुकुंद पूछ रहे विच इज, और मुकुंद कहते हैं अच्छा वो कौन सा काम है जो आप हमेशा करते हो, एक ही काम करते हो? अम्बर्टो को यार now that is more difficult to explain। अब अम्बर्टो को कह रहे हैं यार ये जो क्वेश्चन तुमने पूछा ना, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना, पर ठीक है मैं करूंगा। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। वो कहते हैं मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल का मतलब क्या है? उनका इंटरेस्ट इन सभी चीजों में भैया, है ना। मेटाफिजिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, पॉलिटिकल फिलोसफी हो गई, यानी कि वो मनोविज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं काफी कुछ, तो उसी के बारे में कहते हैं मैं इन्हीं सब चीजों पर सब लिखा करता हूं। आगे वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क। चाहे मैं अपना एकेडमिक चीजें लिखूं, चाहे मैं डिग्रीज पाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ लिखूं, या फिर मैं चिल्ड्रन नॉवेल्स लिखूं, या फिर मैं नॉवेल्स लिखूं, उन सभी में क्या होता है? मेरी फिलोसॉफिकल टच होता ही होता है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। इवन जो मैं बच्चों के लिए किताबें लिख रहा हूं ना, वो भी अहिंसा पर और शांति पर है। और अहिंसा और शांति सभी के सभी मनोवैज्ञानिक चर्चा करने वाले लोगों के बीच के शब्द हैं जो बहुत ज्यादा पॉप होते हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। और कहते हैं देखो यही सब चीजें हैं जो सेम है, एकदम एथिकल है, फिलोसॉफिकल है। एथिकल यानी कि जो सही गलत के बीच में आपको अंतर करना आता है, तब आप एथिक्स लेकर के आते हो। तभी देखो यूपीएससी एग्जाम में अभी कुछ साल पहले एथिक्स का पेपर जोड़ा गया ताकि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, वो किसी तरीके के गलत काम ना करें, ताकि उनका एथिकल माइंड स्टेटस जाना जा सके। ठीक है जी। आगे एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। और कहते हैं पता है मेरे पास एक सीक्रेट भी है। बहुत प्यारी बात बोलेंगे और ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बोलेंगे। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन द ऑल एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट। वो बोल रहे हैं अगर तुम्हें संसार के सभी खाली जगहों को हटा दो, मान लो मैं जहां पर पढ़ा रहा हूं मेरे पास एक बोर्ड है, और बोर्ड और मेरे बीच में जगह, इस जगह को हटा दो, है ना। मेरे हाथ में मान लो अगर मैं ऐसे किया, इसके हाथ के अंदर की जगह को हटा लो, जितना भी खाली स्पेस है उन सभी जगहों को हटा दोगे तो पूरा संसार क्या बन जाएगा? मेरी फिस्ट, मेरी एक मुट्ठी के बराबर बन जाएगा। ठीक है ना। जितने भी एटम्स हैं जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और भी चीजें होती हैं, उनके अलावा जितना भी खाली जगह हटा दोगे तो क्या बचेगा? ये पूरा का पूरा संसार मेरी मुट्ठी के बराबर बचेगा। ऐसे ही कितना प्यारी बात बोलने वाले हैं आगे। अम्बर्टो को आगे बोलते हैं सिमिलरली, इसी तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे पास बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस का मतलब बहुत सारा टाइम होता है जो हम वेस्ट कर देते हैं, उसी को बोल रहे हैं एम्प्टी स्पेस होता है। सीखना बेटा, बहुत प्यार से सीखना। आई कॉल देम इंटरसाइसेस। और मैं उन सभी एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोलता हूं? इंटरसाइसेस। इंटरसाइसेस यानी कि मैं उन सभी एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोलता हूं? गैप बोलता हूं, कि भैया टाइम के बीच के गैप है। से मतलब कि फॉर एग्जांपल। से का मतलब यहां पर क्या है? से का मतलब फॉर एग्जांपल
अब यहां पर एक एग्जांपल देंगे बड़ा प्यारा सा, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल, यू आर कमिंग ओवर टू माय प्लेस। मान लो तुम मेरे घर आ रहे हो, है ना, उदाहरण के लिए। यू आर इन एलिवेटर, और तुम भैया एक लिफ्ट में हो, ऊपर आ रहे हो। एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिस इज एन इंटरसाइज, ये क्या है, ये एक टाइम में गैप है। एन एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और मैं इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस में, इन्हीं एक्टिविटीज में, इन्हीं गैप्स में काम करता हूं। व्हाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। लाफ्स, वो बोल रहे हैं जब तक तुम्हारी लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से लेकर के थर्ड फ्लोर तक पहुंचेगी उतनी देर में तो मैं एक आर्टिकल लिख दूंगा, और ये बोल के हंसने लग गए। यानी कि एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी के बीच में जितना भी टाइम बचता है उसमें वो काम करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन हम लोग उसे वेस्ट करते हैं। कभी रील्स देखने लग जाते हैं, कभी गर्लफ्रेंड से बात करने लगते हैं, कभी गेम खेलने लग जाते हैं, कभी अपने दोस्त से बात करने लग जाते हैं, कभी इधर उधर की चर्चा करने लग जाते हैं, कभी कुछ उल्टा सीधा देखने लग जाते हैं। सो वी वेस्ट दैट टाइम और ही यूजेस दिस टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड वी, एंड अस एंड द मटीको। आगे मुकुंद बोल रहे हैं, मुकुंद बोल रहे भैया, नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये तो बात तो तय है ना। योर नॉन फिक्शन राइटिंग, योर स्कॉलरी वर्क्स हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। भैया आप जितनी भी किताबें लिखते हो, जो भी आपकी स्कॉलरी वर्क है ना, जो भी आप एकेडमिक्स के लिए लिखते हो, पढ़ने लिखने के लिए लिखते हो, उन सभी में एक पर्सनल टच आता है। यानी कि आप प्लेफुल हो, काफी ज्यादा आर्टफुल है ना, बहुत इंटरेस्ट के साथ लिखते हो और अपना पर्सनल क्वालिटी लाते हो, यानी कि उसमें पर्सनल टच आता है आपका। आगे, इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। मार्क्ड डिपार्चर यानी कि ये बहुत ही अलग है। मार्क्ड डिपार्चर ये बहुत ही अलग है, जो रेगुलर राइटिंग स्टाइल है, जो लोग लिखा करते हैं उससे बहुत ही अलग है। विच इज इनवेरिएबली क्या लिखा भाई, डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। अब जो नॉर्मल लोग लिखते हो कैसा है भैया, इनवेरिएबली डिपर्सनलाइज्ड, यानी कि उसमें बिल्कुल भी पर्सनलाइज नहीं होता है, साथ ही साथ बहुत ही बोरिंग और ड्राई लगता है। सुनो, मान लो कोई व्यक्ति एक किताब लिख रहा है साइंस पर, मान लो मैं किताब लिख रहा हूं किस पर, मोशंस पर, है ना, कि गति किस प्रकार से होती है। अब मैं, एक आदमी है भैया जो सिर्फ लिख रहा है कि भैया गति 3 नियम होते, न्यूटन के इतने नियम है, फलाना नियम करके चला गया। और अगर मैं अम्बर्टो इको हूं तो मैं कैसे बताऊंगा, पता है गति कैसे होती है। अगर मैंने किसी चीज को ऐसे आगे किया तो अपने आप आगे नहीं जाएगी, उस पर मुझे धक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने स्टेटस से हटना नहीं चाहती। क्योंकि मैंने जब हटाने की कोशिश की तो मुझे फोर्स लगाना पड़ा, और फोर्स लगाना पड़ा, इससे मुझे पता चला कि यार इनर्शिया भी एक चीज होती है, और इनर्शिया कोई हम हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होती है, जड़त्व हमें बताता है, मोशन का फर्स्ट लॉ ही यही है भैया, कि जो चीज स्टैटिक स्टेट में है वो स्टैटिक रहना चाहती है, जो चीज मोशन के स्टेट में वो मोशन में रहना चाहती है। यानी कि कोई भी चीज अपने स्टेट से हटना नहीं चाहती है। तो ये एग्जांपल के थ्रू आप बता देते हो, आप पर्सनलाइज टच लेकर के आ जाते हैं अम्बर्टो इको। मैंने आपको एग्जांपल देकर के यहां बताई है बात, ठीक है ना, बात समझे। और बाकी सबका क्या भैया, हैव यू कंसीडरेबली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। और आपने जो तरीका अपनाया है, बाकी सब लोग डिपर्सनलाइज लिखते हैं, बोरिंग लिखते हैं किताब को किताब की तरीके, लेकिन आप भैया पर्सनलाइज लिखते हो, अपने उसमें ट्रायल्स बताते हो, एरर्स बताते हो, है ना, उसको प्लेफुल बना देते हो कि एक कहानी की तरीके। ये जो आपने तरीका पकड़ा है, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं नैरेटिव स्टाइल। क्या बोलते हैं, नैरेटिव, कि आप किसी चीज को कहानी की तरीके बता रहे हो। अब आप मुकुंद क्या पूछ रहे हैं, ये जो आपने तरीका पकड़ा है बाकी सबसे अलग, क्या ये आपने जानबूझ के ये तरीका अपनाया है, या फिर आपके नेचुरली आपने ऐसा कर लिया कि मतलब आपको लगा कि अच्छा है आपने कर लिया। आगे पढ़ते हैं बच्चे। अम्बर्टो इको बोल रहे हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्शन। फर्स्ट डॉक्टरल मतलब कि पीएचडी जब ये कर रहे थे, तो मैंने अपने डिसर्शन, यानी कि जब मैंने अपनी थीसिस, डिसर्शन का मतलब क्या है, थीसिस। थीसिस का मतलब क्या होता है, थीसिस का मतलब होता है बेटा आइडिया, विचार। तो व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्शन इन इटली, ये बता रहे जब मैं स्टूडेंट था और मैंने जब अपनी पहली पीएचडी की थीसिस दी थी, कहां पर, अपने इटली के कॉलेज में। वन ऑफ द प्रोफेसर्स, तो उनमें से एक प्रोफेसर जिन्होंने क्या बोला था, स्कॉलर्स यानी कि जो विद्वान है, लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। देन उसके बाद दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, उसके बाद वो बहुत सारी गलत अवधारणाएं बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है बेटा, हाइपोथेसिस का मतलब है आप किसी चीज को, यहां समझ लेते हैं, हाइपोथेसिस प्राकल्पना बोलते हैं, यानी कि आपने किसी चीज को कुछ किया, कुछ हमने ट्रायल किया, कुछ एरर किया, उससे आपके सामने एक फैक्ट निकल करके आया, अभी आपको पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन आपने ये बात मन में बांध ली है, ठीक है ना, कि भैया ऐसा होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा किसी आदमी का मुंह बड़ा ऐसा है, तो आप उसको देख के लगता है, आप देख के सोच रहे हो यार खड़ूस होगा, आपको पता नहीं है कि वो खड़ूस है कि नहीं, आपको सिर्फ लग रहा है, क्या पता वो बहुत उसकी पतली आवाज, उसकी सिर्फ शकल ऐसी लगती हो, ठीक है ना, आप बात समझ गए, यही होती है हाइपोथेसिस। आगे देन दे करेक्ट, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं गलत सलत, उसके बाद उसको करेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो कंक्लूजन आता है एंड में वो उसको लिख करके दे देते हैं। लेकिन तुम ऑन द कॉन्ट्ररी, इन सबसे हट करके तुमने क्या किया, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने अपनी रिसर्च की स्टोरी बताई, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, तुमने उसमें ट्रायल भी बताया अपने, किस तरीके से तुमने ट्राई किया, फिर तुम गलत हो गए, तुमने अपनी कोशिशें बताई, और जिन कोशिशों में तुम गलत हो गए वो भी तुमने बताया। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट, और उसी समय बोल रहे हैं अम्बर्टो इको कि उसी समय जो हमारे प्रोफेसर थे उनको लगा कि मेरा लिखने का तरीका अच्छा था, एंड वेंट ऑन पब्लिश माय डिसर्शन, और उन्होंने मेरी थीसिस को पब्लिश कर दिया अपनी किताब में, एज अ बुक विच मीट ही अप्रिशिएटेड, जिसका मतलब है कि उनको मेरी
क्या पसंद आई उनको? मेरी भैया डॉक्टरल डिसर्टेशन यानी कि पीएचडी की जो थीसिस थी पसंद आई। उन्होंने अपनी किताब में देखो एज अ बुक क्या कर दिया, मेरी थीसिस को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। इसका मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया यानी कि प्रेज किया। सभी को क्लियर है? आई थिंक मजा आ रही है पढ़ने में, मजा आ रही है यार तो कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन मुझे दिखने चाहिए। जिसका इसका कमेंट दिखेगा आई विल श्योरली रिप्लाई यू, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, जब मैं 22 साल का था, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि स्कॉलरी बुक्स यानी कि जो एकेडमिक बुक्स हैं शुड बी रिटन इन द वे आई हैड डन, मेरे ही तरीके से लिखी जानी चाहिए, यानी कि नैरेटिव वे में लिखी जानी चाहिए। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च की स्टोरी, कहानी बताते हुए। दिस इज व्हाई माय एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव स्टाइल, इसीलिए मेरी जो एसे होते हैं, मेरे जो भैया क्या बोलते हैं कि एसे को हिंदी में क्या बोलते हैं, निबंध होते हैं ना, वो सभी के सभी नैरेटिव स्टाइल में होते हैं। एंड दिस इज व्हाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स सो लेट, इसीलिए शायद मैंने नैरेटिव्स लिखना इतना लेट, इतना देर से शुरू किया। एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, लगभग 50 साल के बाद, 50 की उम्र में मैंने क्या शुरू किया, नॉवेल्स लिखना शुरू किया। I remember that my dear friend Ronaldo Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था रोनाल्डो बार्थीज, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि यार मैं एसे लिखता हूं लेकिन मैं नॉवेल नहीं लिखता हूं। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. और उसका बहुत मन था कि क्या कर सके, वो क्रिएटिव राइटिंग कर सके, नॉवेल लिख सके, लेकिन इससे पहले कि वो लिख पाता उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। I never felt this kind of frustration. मैंने कभी इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन को, इस तरीके की चिड़चिड़ाहट को महसूस नहीं किया। I started writing novels by एक्सीडेंट, मैंने तो भैया एकदम से शुरू कर दिया, मतलब एक्सीडेंट से। एक बार मेरे पास टाइम था, आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक बार मेरे पास करने को कुछ नहीं था, सो आई स्टार्टेड, इसीलिए मैंने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया। मतलब मैंने ये चाहा नहीं था कि मैं एक नॉवेलिस्ट बनूंगा, ये तो मैंने बस, मेरे पास टाइम था तो मैंने लिखना शुरू किया, और लिखते लिखते ऐसा हो गया कि फिर आदत पड़ गई। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माय टेस्ट ऑफ नरेशन, शायद जो नॉवेल लिखने का तरीका है ना, उन्होंने टेस्ट ऑफ मेरा जो कहानी बताने का तरीका, और नॉवेल्स में आपको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि फ्रीडम मिल जाती है अपने वर्ड्स को वास्ट करने की। आप निबंध में कितना भी बड़ा लिख सकते हो ना, तो शायद जो नॉवेल है ना, उसने मेरी जो स्टाइल है, नैरेटिव स्टाइल, उसको और ज्यादा पंख दे दिए। ये यहां पर बता रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। मुकुंद पूछ रहे हैं टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, अगर मैं नॉवेल्स की बात करूं, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिशियन यू वेंट ऑन बिकमिंग स्पेक्टेक्युलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, है ना। वो बोल रहे भैया कि अगर मैं नॉवेल्स की बात करूं तो पहले तो आप एकेडमिशियन थे, यानी कि एक प्रोफेसर थे, लेकिन अब चूंकि आपकी किताब है द नेम ऑफ द रोज इतना ज्यादा फेमस हो गई है, तो आप एक क्या बोलते हैं कि राइटर के तरीके फेमस हो गए। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने 5 नॉवेल्स लिखी है, अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरी वर्क्स, आपने कई सारी स्कॉलरी वर्क भी लिखे हैं ऑफ नॉन फिक्शन, है ना, काल्पनिक कहानियों पर। एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, आपने शायद 20 से ऊपर लिखे हुए हैं, तभी अमरटोई को बोलते हैं, आगे बोली पार नहीं पाते हैं, तभी अमरटोई को बोलते हैं ओवर 40। मैंने 40 से ज्यादा लिख रखे हैं भाई, वो कौन कहते हैं ओवर 40, एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया, यानी कि एकदम भाई 40 लिख रखे हैं आपने, गॉड। अमंग देम अ सेमियल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, उनमें से एक किताब उन्होंने सेमियोटिक्स पर लिखी, यानी कि स्टडी ऑफ साइंस पर, SIGNS वाले साइंस, है ना। एंड बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अमरटो इको, लेकिन अगर ज्यादातर लोगों से तुम पूछोगे ना अमरटो इको के बारे में, मुकुंद पूछ रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादातर लोगों से मैं अमरटो इको के बारे में पूछूंगा, एंड दे विल से, वो लोग यही बोलेंगे, ओह ही इज द नॉवेलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। तो भैया अगर लोगों से मैं पूछूं कि क्या तुम अमरटो इको जानते हो, तो लोग बोलेंगे अरे हाँ वो तो एक नॉवेलिस्ट है। तो क्या ये बात आपको बॉदर करती है? क्योंकि एक्चुअली आप एकेडमिशियन हो, कि प्रोफेसर हो, आपने 50 साल तक वही काम किया, और जो काम आपने 50 साल के बाद किया लोग आपको उस काम से जानते हैं। तो आपको कैसा लगता है ये जानकर, आप बॉदर होते हो इस बात से? तो अमरटो इको कहते हैं यस, हाँ मैं बॉदर तो होता हूं, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, क्योंकि मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं, क्या मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूं जो कि संडे को केवल नॉवेल लिखता है, बाकी नॉवेल्स लिखने को पसंद नहीं करता है। इट्स नॉट अ जोक, कोई जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, और मैं भैया एकेडमिक जो क्या बोलते हैं कि सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता हूं। कोई जाकर के राइटर्स के बीच नहीं बैठता, ना ही कोई पेन क्लब्स के में जाकर के बैठता हूं, है ना, जो क्या पता कवि सम्मेलन हो रहा है ना, कवि सम्मेलन, कवि संगोष्ठी हो रही है, वहां जाकर नहीं बैठता। मैं जाकर के इन लोगों के बीच बैठता हूं जो एकेडमिक है। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी का पार्ट मानता हूं, ना कि राइटर्स कम्युनिटी का पार्ट मानता हूं, क्योंकि मैंने 50 साल तक भाई पढ़ाने का काम किया है, प्रोफेसर रहा हूं। बट ओके, इफ द मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, लेकिन क्या कर सकते हैं अगर ज्यादातर लोगों ने मेरी नॉवेल्स ही पढ़ी है। लाफ्स एंड श्रग्स, लाफ्स का मतलब हंसते हुए, और श्रग्स इस तरीके से, ये वाली फोटो श्रग है ना, अगर आप ऐसे करते हो यार क्या ही कर सकते हैं यार, तो आप क्या करो, श्रग, इट्स अ, आप इंग्लिश में से श्रग बोलोगे। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, वो बोल रहे हैं कि मैंने नॉवेल लिख करके मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच गया, है ना। आगे बोलते हैं आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स जैसे थीम पर मैं सोचता भी नहीं हूं कि 1 मिलियन लोग भी उसको पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो अलग चीज है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। आगे बढ़ेंगे। मुकुंद पूछ रहे हैं विच ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवल, कि आपकी जो किताब है ना द नेम ऑफ द रोज, एक बहुत ही सीरियस नॉवल है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न, ये क्या है, डिटेक्टिव यार्न यानी कि डिटेक्टिव स्टोरी है ना, डिटेक्टिव से रिलेटेड स्टोरी है। एट वन लेवल
बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, और ये मेटाफिजिक्स की बात भी करती है, थियोलॉजी की बात भी करती है, मेडिएवल हिस्ट्री की बात भी करती है, येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास। तब भी बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। वर यू पजल्ड बाय दिस एट ऑल? क्या आपको एकदम से शॉक नहीं हो गया यार इतने सारे लोगों ने इसको कैसे पसंद कर दिया? बल्कि इसमें मेटाफिजिक्स भी है, इसमें थियोलॉजी भी। थियो का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब होता है गॉड, तो थियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ गॉड या फिर स्टडी ऑफ रिलीजन। फिर आ गया मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी कि द एरिया ऑफ फिलॉसफी, जहां पर आप बात करते हो भैया नेचर की, एग्जिस्टेंस की, है ना, ट्रुथ की, सच्चाई की, ज्ञान की। साथ ही साथ इसने मेडिएवल हिस्ट्री की भी बात की। इतना सब कुछ भारी स्टफ है इसमें, इतना सब कुछ हैवी लोडेड स्टफ है इसमें, तो सॉरी, तो लोगों ने इसे इतना ज्यादा पसंद कैसे किया? ठीक है, अब बर्टो को कहते हैं नहीं यार, मैं इस बात से बिल्कुल भी पजल नहीं हूं कि लोगों ने इसे कैसे पसंद किया, लोगों को ये किताब इतनी ज्यादा पसंद क्यों आ गई, ठीक है ना। बल्कि जर्नलिस्ट पजल्ड है, और कुछ लोग जो क्या बोलते हैं पब्लिशर्स हैं वो भी पजल्ड है। एंड दिस इज बिकॉज, और ये ऐसा है क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स ऐसा मानते हैं कि दैट पीपल, जो लोग हैं वो ट्रैश पढ़ना पसंद करते हैं, फालतू की रीडिंग पसंद करते हैं, डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग, और डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस उन्हें पसंद नहीं, यानी कि कोई कठिन चीज पढ़ना, कोई अच्छी चीज पढ़ना उन्हें पसंद नहीं है। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट। अगर आप कंसीडर करो यहाँ पर 6 बिलियन लोग हैं, उनमें से भी मेरी किताब भैया 10 से 15 मिलियन लोगों ने खरीदी है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो मैं बहुत छोटे लोगों के बीच पहुंचा हूं। अब 6 मिलियन में 10-15 मिलियन तो बहुत छोटा है ना, 6 बिलियन है ना, 6 बिलियन में अगर आप 10 से 15 मिलियन तक भी पहुंचो तो भी आपकी बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच गए ना। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन ये वही रीडर्स हैं हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, लेकिन ये वही लोग हैं जो इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, या फिर एटलीस्ट हमेशा तो इजी एक्सपीरियंस नहीं चाहते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी ईदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। आई एंजॉयड इट एंड आई नीड इट बट नॉट एट ऑल डे। अब ये बोल रहे हैं इवन मैं भी यार 9 बजे जब होता है ना, शाम के 9 बज जाते हैं, तो मैं भी क्या देखता हूं भाई, मैं भी एंटरटेनमेंट देखता हूं ना, इमरजेंसी रूम देखता हूं, मियामी वॉइस देखता हूं, लेकिन मैं हमेशा ये सब नहीं देख सकता। तो वही ये लोग हैं जो भैया मोस्ट ऑफ द टाइम भैया मजे की चीजें देखते हैं, नौटंकी देखते हैं, फालतू का एंटरटेनमेंट देखते हैं, लेकिन कभी कभी इनका भी मन करता है कुछ हैवी स्टफ पढ़े, कुछ ज्ञान वाली चीजें पढ़े, और ये वही लोग हैं जो 10-15 मिलियन लोग हैं जिन्होंने मेरी किताब को खरीदा है। आगे बढ़ते हैं। मुकुंद कहते हैं, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that? अब ये बोल ही रहे थे आगे, तो ये पूछते हैं मुकुंद कि आप ये बताइए कि आपकी जो किताब है वो किताब मिडिएवल हिस्ट्री से रिलेट करती है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास से रिलेट करती, कहीं यही एक कारण तो नहीं है जिसके कारण से आपकी किताब इतनी ज्यादा फेमस हुई? तो ये आगे बोल ही रहे थे कि तभी अम्बर्टो को बोलते हैं दैट्स पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरी किताब इतनी ज्यादा फेमस इसलिए हो गई क्योंकि उसके अंदर भैया मिडिएवल हिस्ट्री भी, लेकिन अभी ये बढ़िया सा रीजन देंगे कि केवल यही कारण नहीं है, क्यों ऐसा है भैया। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मुझे एक और बात बताने दो आपको, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ये कैसे स्टोरीज बताता हूं। एक चाइनीज वाइज मैन, एक चाइनीज बहुत ही, एक चाइनीज लोग नहीं होते भैया, लंबी सी दाढ़ी, लंबी सी मूंछ, छिंग शांग वो, मजे नहीं ले रहे हैं, पता चला चाइनीज लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर दें, रिपोर्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। मेरी आदत है, कौन बोल रहे हैं? अमर्टी को बोल रहे हैं, मेरी आदत है यार, मतलब चाइनीज वाइज मैन की तरीके बात करना। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर थी उसने क्या बोला, व्हाइल शी लव्ड माई बुक, जब उसको मेरी किताबें पसंद आई, शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री। उसको नहीं लगा था यार कि वो यूएसए में 3000 से ज्यादा भी कॉपीज मेरी किताब की बेच पाएगी, इसीलिए वेयर नोबडी हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन, क्योंकि उसको लगता था जिस देश में लोग कैथेड्रल ना जाते हो, कैथेड्रल यानी कि चर्च ना जाते हो, लैटिन ना पढ़ते हो, भैया तुम्हारी इतनी खतरनाक किताब को कौन 3000 लोग पढ़ेंगे, 3000 ज्यादा लोग नहीं पढ़ेंगे। सो आई वाज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए मुझे 3000 कॉपीज का ही पैसा दिया गया था एडवांस में, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 to 3 मिलियन इन यूएस ओनली। लेकिन बाद में हुआ ये कि 2 से 3 मिलियन इसकी कॉपीज यूएस में ही बेची जा चुकी हैं अभी तक, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिएवल पास्ट, अभी और बोल रहे हैं मर्टो को कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मिडिएवल पास्ट के बारे में लिखी गई हैं, फार बिफोर मी, मुझसे पहले भी कई लोगों ने लिखी है। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, वो क्या बोल रहे हैं कि इस किताब की जो सक्सेस है ना वो एक मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता आखिरकार ये किताब इतनी सक्सेसफुल कैसे है, ये एक मिस्ट्री है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, और कोई भी इसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडंट हैव बीन द सेम। वो बोल रहे हैं अगर मैंने इसी किताब को 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता, शायद इसका जो आज इतना ज्यादा लोगों तक वो पहुंच रही है, इतना ज्यादा भौकाल हो रहा है, तब शायद नहीं होता। अगर मैंने 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो लोग शायद इसे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो टाइम है ना, जिस टाइम में मैंने शायद लिख दिया है, वो टाइम इंपॉर्टेंट है। Why it worked at that time is a mystery, और ये इसी समय में इतनी किताब क्यों चल गई, ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री है, ये भी भैया एक अपने आप में क्या है, मिस्ट्री है। अब यहां पर लिख करके तो आ गया कि मेहनत करो और धुर्राटे काटो, लेकिन मेहनत करनी है, धुर्राटे भी काटने, लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना बाकी है, अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यहां पे आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। कोई समस्या, कोई परेशानी आएगी आपको, aditya.tiwari@adda247.com पर आप मुझसे बात कर सकते हो। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, और अब आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, है ना,
आप लोग जब इन क्वेश्चंस को करोगे ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को, अभी मैं जो आपके सामने लाऊंगा, उन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से करना। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं, आगे आएंगे, आते रहेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले, इससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, आप हर एक क्वेश्चन को पहले करके सॉल्व करके देखना। उसके बाद वीडियो को क्या करना भैया, पॉज करना। भैया क्वेश्चन कर लिया, फिर पॉज किया, फिर वीडियो को चलाया, ऐसे करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस करना, तो आपको ये मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बारी है हमारे पहले क्वेश्चन की। यहां पर लिखा भी हुआ है भैया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग पहले अपने कलम को विश्राम देंगे, उसके बाद करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं तो दुर्राटे काट के चलूंगा। क्वेश्चन बैंक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द इंटरव्यू कैन बी, इंटरव्यू क्या हो सकता है, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ हो सकता है। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इनेबल दिस, वो ऑप्शन बताइए जो बिल्कुल भी इनेबल ना करता हो। चलिए, यहां पर इंटरव्यू के बारे में आपको बात करनी है। तो एन इंटरव्यू अलाउज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, हाँ भैया इंटरव्यू आपको अलाउ करता है डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यहां पर नॉट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा, एन इंटरव्यू इनेबल्स द इंटरव्यूअर टू प्रोब डीपली, हाँ भैया सीक डीपली, आप डीप नॉलेज जान सकते हो, ये भी बात सही है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे, एन इंटरव्यू रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन डोर्स टू द एक्सपीरियंसेस दैट मे नॉट अदरवाइज फाइंड अ वॉइस, कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो लोगों को सिखा सकता है, लेकिन अगर उसको आवाज मिल जाती है इंटरव्यू के माध्यम से, तो उसको भी भैया क्या होता है, उसका भला हो जाता है और जनता को भी सीखने को मिलता है। ये भी भैया इंटरव्यू का रोल है। ठीक है, ये भी गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। इंटरव्यू रिक्वायर्स द इंटरव्यूअर टू हैव द इन-डेप्थ प्रायर नॉलेज, कि भैया उसको इन-डेप्थ प्रायर पहले से नॉलेज हो ऑफ द इंटरव्यूई एंड ऑफ द सब्जेक्ट। क्या ऐसा सत्य है बेटा कि भैया कि इंटरव्यूअर को पहले से ही पता हो, जिसका इंटरव्यू लेने वाला है, कि उसका क्या क्या है, कहां से आया है, क्या कुछ है? नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी बेटा इसका बिल्कुल गलत है, यानी कि यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नॉट पूछा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लप्पू सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, ये भी भैया क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Umberto Eco मेंशन करते हैं that he was not puzzled by the tremendous mass popularity of his novel The Name of the Rose. What does this tell you about Umberto Eco? Umberto Eco ने बोला था भैया कि Umberto Eco इस बात से बिल्कुल भी पजल्ड नहीं है, इस बात से बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं है कि उनकी किताब इतना फेमस क्यों है। क्यों ऐसा बोले हो? इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बोला था भैया उनकी किताब जो है, उनकी किताब की सक्सेस एक मिस्ट्री है। तो यहां पर जहां मिस्ट्री आ गया हो, यहां पर मिस्ट्री है। बाकी ऑप्शंस भी देखोगे आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What makes क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, हाँ क्वेश्चन बताया था मैंने शुरुआत में अबाउट द ऑथर पढ़ाते समय कि भैया क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर को कौन सी चीज क्वालिफाई करती है कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज लिख सके, क्योंकि वो एक रिपोर्टर थे 10 सालों तक प्राइवेट आई के, है ना। तो ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What can be inferred, क्या बात पता लगाई जाती है, to be the writer's own opinion on the function of the interview, कि भैया राइटर का ओपिनियन क्या है फंक्शन ऑफ इंटरव्यू को लेकर के। वो मानते हैं भैया कि द डिफरेंट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियंस, ऐसा है, लेकिन फंक्शन की बात नहीं कर रही है। इट लाइज ओनली बिटवीन इंटरव्यू और इंटरव्यू, नहीं बाकी पूरी दुनिया भी भैया देख लेती है, उसको जानती है। दैट इट लाइज समवेयर इन द बिटवीन अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड अ आर्ट, बिल्कुल सही है बेटा, ये बोला गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़िया है ना, समझ रहे हो? समस्या हो तो ईमेल आईडी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर देख लो सॉल बेलो, नीचे देख लो अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। अभी चैप्टर पढ़ के आए हो यार, अब क्या पढ़ोगे दोबारा। चलो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब डेनिस ब्रायन्स ओपिनियन ऑन इंटरव्यू, डेनिस ब्रायन का जो क्या बोलते हैं कमेंट है इंटरव्यू पर, उसे आप क्या मानोगे? उन्होंने बोला था बहुत ही यूजेबल है, मतलब कि सर्विसेबल मीडियम, यानी कि यूटिलिटेरियन तो हो ही जाएगा। अपीजिंग यानी कि शांत करना नहीं, अप्रूविंग बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज ठीक है। प्रेजिंग कहीं पर प्रेज या फिर उनकी प्रशंसा नहीं की है। 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 and 3 आर करेक्ट। According to Saul Bellow, interviews are like thumbprints on his windpipe, है ना, thumbprints on his windpipe. What emotion might best describe such an image? कौन सा इमोशन है जो बहुत अच्छी तरीके से इसको, इस इमेज को भैया बताएगा? सैडनेस नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, पेन नहीं, फियर। डर जाएगा आदमी यार, किसी गले पर रख के पूछोगे क्या, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस ब्रायन स्टेट्स, डेनिस ब्रायन ने बोला था, स्टेट्स का मतलब बोला था, स्टेट्स दैट द इंटरव्यू ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, की जो इंटरव्यू है भैया पावर और इन्फ्लुएंस को पोजेस करता है इंटरव्यूअर। तो उसका क्या मतलब है? इंटरव्यूज आर लाइक थंबप्रिंट्स, नहीं, गलत है भाई साहब। आवर मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्परेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, ठीक बात है। द इंटरव्यू इज अ सब सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी ठीक बात है। एवरीथिंग रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर, ये वाली बात बोली है भैया किसने भाई साहब? डेनिस ब्रायन ने। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप जब देखोगे जाके ना एक्सट्रैक्ट को, तब पता चलेगा डेनिस ब्रायन ने ये वाली बहुत बोली, बाकी चीजें नहीं बोली हैं। चैप्टर में ये तीनों स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन भैया डेनिस ब्रायन ने क्या बोला है आपसे ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चूज द वर्ड डज नॉट मीन एलिमिनेट, डज नॉट बोला है भैया, एलिमिनेट का आपको क्या बताना है, जिसका मतलब एलिमिनेट ना हो। तो एलिमिनेट के सिनोनिम दिए होंगे 3, एक होगा जिसका मतलब एलिमिनेट से हट रहा होगा। तो एलिमिनेट यानी एलिमिनेट का मतलब किसी चीज को हटा देना, तो इरेडिकेट भी वही हो जाएगा, ऑब्लिटरेट भी सेट हो जाएगा। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तो ये भी वही हो गया भैया, हटा देना, अलग कर देना। तो सही आंसर क्या बनेगा भैया? रिसोसिएट। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
यहां पर आपको मीनिंग भी दिख जाएगी सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज अम्बर्टो इको चूज टू कंपेयर द एम्प्टी स्पेसेस इन वंस लाइफ। उन्होंने क्यों किया है एम्प्टी स्पेसेस, किसी इंसान की एम्प्टी स्पेस को, एम्प्टी स्पेस यानी कि जो टाइम हमारे पास होता है एम्प्टी स्पेस हमारे पास, उसको क्यों कंपेयर किया है एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स। भैया दोनों को कंपैरिजन करने के लिए, दोनों का कंपेयर करने के लिए, टू शो दैट लाइफ इज एम्प्टी स्पेस नहीं, यहां पर सिर्फ लाइफ की बात की, जिस वाले ऑप्शन में दोनों की बात करें, लाइफ की भी और यूनिवर्स की भी, तो यहां पर यूनिवर्स की बात की है, टू शो एम्प्टी स्पेस नहीं भैया, केवल यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, एक चीज की, डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज इन यूनिवर्स आल्सो इन वंस लाइफ। यहां पर दोनों वर्ड आ रहे हैं, दोनों में कंपैरिजन तभी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चूज अनदर वर्ड फॉर द अम्बर्टो इकोज इंटरसाइसेस। इंटरसाइसेस को हमने क्या बोला था, गैप बोला था, टाइम के बीच में टाइम होता है, ठीक है। अब क्लोजर, यही पहला ही वर्ड सही है, नहीं क्लोजर का मतलब होता है किसी चीज को बंद करना है ना, क्लोजर नहीं होगा भैया। कंटिन्यूएशन, कोई चीज चलती चली जा रही, कंटिन्यूएशन। कनेक्शन मतलब दो चीजें आकर कहीं जुड़ गई तो ये हो गया भैया कनेक्शन। बचा गया लैक्यूना, कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, What can be inferred as the meaning of the sentence I work in empty spaces। जब वो ये बोल रहे हैं कि मैं empty spaces में काम करता हूं, तो इसका क्या मतलब है, he works while teaching in university। ऐसा तो नहीं बोला है कि भैया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए वो काम कर लेते हैं। he works in the gaps between activities, यही सही है बेटा, गैप्स जब उनको मिलते हैं अपने दो कामों के बीच में तब वो काम कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन है चूज द अनदर वर्ड फॉर डिसर्शन। मैंने बताया था डिसर्शन का मतलब क्या होता है, डिसर्शन का मतलब होता है भैया थीसिस, और थीसिस अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आइडिया, है ना, गेट द आइडिया। आइडिया का सिम का जब नहीं अभिषेक बच्चन बहुत करते थे, है ना, एक वो आता टाटा डोकोमो, कुत्ता आता था ना, डोकोमो का ऐड बड़ा अच्छा लगता था। चलो फिर हम इधर उधर जा रहे हैं, डिसर्शन यानी कि थीसिस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है भाई, अच्छा, चूज द वर्ड फॉर द एक्सट्रैक्ट दैट बेस्ट फिट्स द डेफिनेशन। किसी वर्ड की डेफिनेशन दी है, हाइपोथेसिस की, डिसर्शन की, कंक्लूजन की, ट्रायल की। देखो, एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स बट हैज नॉट येट बीन प्रूव। जो चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई क्या होगी भैया, हाइपोथेसिस होगी। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है सभी को। अब ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो भैया आपको मिल जाएगा आपकी किताब से, यानी कि आपके चैप्टर से। इको वाज पेनलाइज्ड, पेनलाइज्ड मतलब पनिश किए गए थे, किस चीज के लिए, चूजिंग फॉलो डिफरेंट पाथ, फॉलो अ डिफरेंट पाथ। नैरेटिव स्टाइल उन्होंने चूज की थी ना, उन्होंने अपना नैरेटिव स्टाइल चूज की थी, तो क्या उसके लिए उनको पेनलाइज किया गया था, पनिश किया गया था? पनिश नहीं किया गया था, अप्रेज किया गया था भैया, उनकी किताब में छाप दिया था उन्होंने, उनके प्रोफेसर ने, अप्रिशिएटेड। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कहां 4 है, 4 केवल इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बेटा। ये भी वैसे 4 ले रहा है, तो एक नहीं है ना, लेकिन एक कट गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 3 और 4, ठीक है ना। पूरे पढ़ लेते हैं एक बार, हालांकि ऑप्शन तो मिल गया आपको, इसको बोलते हैं एलिमिनेट करना, दिमाग से खेलना, पूरे नहीं आते हो तब भी। इको की स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, डिसर्शन की बिकेम अ न्यू ट्रेंड क्या बाकी उसके बाद उनके बाद सबको अपनाने लगा वही लिखने का तरीका? नहीं, तो भैया 2 और 3 सही है ना। कौन वाला, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम द पैसेज विच एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब अम्बर्टो इको। कौन सी चुगली करोगे अम्बर्टो इको के बारे में, बताओ। अम्बर्टो इको स्ट्रांग थे, ऐसा कुछ तो नहीं पता चला तुमको। अम्बर्टो इको ऑर्डिनरी थे, साधारण थे, ऐसा भी नहीं भाई। स्टाइलिश थे, स्टाइलिश मैन, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। तो वो क्या है, इनोवेटिव, नए तरीके इजाद कर रहे हैं, तो इनोवेटिव है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, What is the most likely reason some people consider the practice of interviews to be an art? ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग practice of interview को क्या मानते हैं, एक art मानते हैं। This could be because it requires, ऐसा क्यों है कि ये चीज क्या require करती है, fluency of words, sensitive and careful handling, creativity and imagination, probing and focusing on details। बताइए, ये जो बोल रहे हैं ना कि भैया जो इंटरव्यूज है इनकी प्रैक्टिस एक आर्ट है, ऐसा क्यों बोलते होंगे? ऐसा क्या चाहिए, सेंसिटिव एंड केयरफुल हैंडलिंग चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन चाहिए, क्या चाहिए? आप सभी को पता है इसके लिए चाहिए क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ताकि आप सही तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, अंश के हिसाब से जो आपने पढ़ा, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। जो 2 स्टेटमेंट दिए उनके हिसाब से, सेलिब्रिटीज डोंट कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, कि सेलिब्रिटीज यानी कि मानती नहीं थी भैया इंटरव्यू देने के लिए, बिल्कुल सही बात बोली है भैया, नहीं चाहते थे वो लोग इंटरव्यू देना। इंटरव्यूज इंट्रूड ऑन प्राइवेसी ऑफ सेलिब्रिटीज, ये भी सही, इंटरव्यूअर्स क्या करते थे भैया, इंट्रूड करते। दोनों ही बातें सही है भैया, जब दोनों ही बातें सही है तो लिख दो भैया, स्टेटमेंट 2 इज रीजन ऑफ 1, क्योंकि बाकी सब में किसी एक को गलत, इसमें 2 को गलत बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं 2 को नहीं लिया जा सकता, इसमें बोल रहे हैं 1 को नहीं लिया जा सकता, दोनों ही सही है। अब रीजन है कोई, असर्शन है, रीजन है कोई, और कोई उसका क्या भैया कारण है, कॉज है, तो ऑप्शन नंबर डी सही बन जाएगा। नेक्स्ट, the author's view on the interview in the extract can best described as statements based on facts, statement based on facts, उनका जो व्यू है ना फैक्ट्स के हिसाब से आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू रुडयार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट द इंटरव्यूअर। सबसे लंबा वाला ऑप्शन चूज क्या करो ऐसे में, जब बहुत लंबा मिल जाए, इमोरल एंड ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, है ना, रुडयार्ड किपलिंग ने यही बोला था, चैप्टर में पढ़ लो जाकर के मिल जाएगा, अभी देखा है तुमने, ठीक है ना। अभी तो तुमको हलवा लग रहे होंगे, लेकिन जब पेपर में आएंगे तब तुमको नहीं लगते हलवा। व्हाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड, भैया जर्नलिस्ट और
पब्लिशर्स क्यों हैं पजल्ड, क्यों ये दोनों लोग भैया पजल्ड हो जाते हैं बाय द सक्सेस ऑफ द किताब जो उनकी है द नेम ऑफ द रोज, क्योंकि उनको लगता है लोग ट्रैश रीडिंग पसंद करते हैं, लाइक ट्रैश एंड ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, व्हाट वाज लुइस कैरोल्स ओपिनियन, लुइस कैरोल जो भैया जिन्होंने एलिस ऑन वंडरलैंड लिखी, इंटरव्यूज एंड क्या बोला भैया ऑटोग्राफ्स पर, वो भैया दूर भागते थे, हॉरिफिक रहते थे, कैसे हॉरिफिक, ऑप्शन नंबर सी सही है, हट जाते हैं, कोई सिंपल है तो। विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू उम्बर्टो इको नॉवेल्स डील विद, हिस्ट्री का कौन सा पीरियड, मिडिएवल पीरियड यार, ऑप्शन नंबर डी मिडिएवल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड उम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, भैया खाली टाइम था, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑफ लाइफ, है ना भैया, टाइम उनके पास ज्यादा था इसलिए लिखना शुरू कर दिया। अच्छा पूछ रहा है भैया, व्हाट फैक्ट्स आर बीइंग शोकेस्ड, कौन से फैक्ट्स हैं जो शोकेस किए गए इन द इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन इको एंड पद्मनाभन, क्या है भाई देखते हैं। यूजेस इज फ्री टाइम फॉर राइटिंग नॉवेल्स, ठीक है भैया, उम्बर्टो को अपना फ्री टाइम यूज करते हैं। बीइंग अ नॉवेलिस्ट इज अ सेकेंडरी थिंग फॉर हिम, सही है, पहले वो एक एकेडमिशियन है, सही बात है। अब जब दो सही है तो भैया ऑल ऑफ दीस पे जाओ ना, पहला देख लेते हैं। ही टेक्स प्राइड इन बीइंग एन एकेडमिशियन, हाँ एकेडमिशियन होने पर उन्हें प्राइड, उन्हें गर्व है, एंड अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होने पर, है ना, बाद में वो नॉवल राइटर है, बाकी सब ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। हाउ मेनी नॉवेल्स हैज उम्बर्टो इको रिटन, भैया 5 नॉवेल्स लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट, वो जो चिल्ड्रन के लिए उन्होंने चीजें, वर्क्स का मतलब क्या है यहाँ पर, वर्क्स का मतलब लिटरेरी वर्क, जो भी उन्होंने कहानियां जो भी लिखा है, थीसिस नहीं बोलेंगे उसको, फिक्शन बोलेंगे, इमेजिनरी वर्क, उसमें क्या भैया, उसमें उन्होंने बात की पीस की, यहाँ पे सब शांति और अहिंसा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ऑप्शन नंबर डी है श्याम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, सिंपल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन डेनिस ब्रायंस स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ others, the interview has the power, हाँ वो तो ठीक है, the interviewer has status, ये भी बात ठीक है, the interviewer can elicit, अरे यार सब सही है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी को बोलो ना। चलो चलते हैं आगे, 10वां नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, एन इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन, क्योंकि इस मीडियम ऑफ गॉसिप गलत बात, मीडियम टू बी द टॉक ऑफ द टाउन गलत बात, मीडियम ऑफ प्रॉस्पर ऐसा भी नहीं है, नोबल मीडियम ऑफ इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन इंट्रोस्पेक्शन, भैया ऑप्शन नंबर डी बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, बचा क्या फिर, मेहनत करनी है और दुर्राड़े काट देने, मेहनत करोगे नहीं दुर्राड़े कैसे काटोगे, सफलता चाहिए दुर्राड़े काटने जीवन में, है ना, अच्छे स्टेटस वाली लाइफ जीनी है तो मेहनत करनी रहेगी। और अभी आप लोगों का से काम खत्म नहीं हुआ, मुझे चाहिए आप सभी के कमेंट्स, क्या चाहिए आप सभी के कमेंट्स, मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट से बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, हेल्पफुल लगी, और साथ ही साथ अगर आपको कोई समस्या परेशानी है तो मैं आपको अपनी मेल आईडी बता रहा हूं जो कि है aditya.tiwari@247.com, ठीक है जी। तो इस आईडी पर आप मुझे अपना बताइए, मुझे अच्छा ही लगता है अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करने में, ठीक है जी। चलो आगे क्या है भैया, मेहनत करो, कमेंट कर दो, लाइक और कमेंट करना जरूर तुम लोग, मैंने पढ़ा दिया, अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम बचा है लाइक कमेंट करना और तुर्राटे काट देना। एट लास्ट भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोग मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहो, और बस यार तुम लोग ऐसे पढ़ते रहोगे तो अच्छा लगेगा कि अपने पास भी कुछ अर्जुन है, क्योंकि तुमको पता है आदित्य भैया का एक ही मुहिम है कि अपने अर्जुन होने चाहिए कुछ खतरनाक वाले, जो भैया पेपर में छपे हो कि हाँ यार ये आदित्य भैया के पढ़े हुए बच्चे हैं, ठीक है ना। मेहनत करते रहो यार, मम्मी पापा का इज्जत करो, भगवान में आस्था रखो, लॉजिकल काम करो, बस बाकी ठीक है यार, खेलना कूदना बुरा नहीं है, दोस्त यार बनाना बुरा नहीं है, सब ठीक है, बैलेंस में रहो, पढ़ाई पर पूरा फोकस रखो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।